अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर के बारे में समझने से पहले पहले कंप्यूटर क्या होता है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करना। कंप्यूट करने का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो अगर एक ऐसी डिवाइस एक ऐसी प्रणाली जिसकी मदद से हम गणनाएं करते हैं, हम कैलकुलेशंस करते हैं, हम कंप्यूटेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर का मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं होता कि कंप्यूटर पर आप जो इस वक्त कंप्यूटर आपके घर में लैपटॉप है, आपके घर पे डेस्कटॉप है, तो आप उस पर लगाकर जो पिक्चर्स देख रहे हैं, तो इट इज नॉट द रोल ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का रोल नहीं है कि आप उसमें पिक्चर देखें। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन करना। कोई चीज अगर दे दी जाए तो उसके बारे में वो कैलकुलेशन करे और कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट दिखाए, तो वो होते हैं कंप्यूटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि गणना करने का काम करती है, जो कि कैलकुलेट करने का काम करती है, जो कैलकुलेट करने का काम करती है। तो कंप्यूटर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। दिमाग को हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। ये सब बातें आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, बचपन से जानते होंगे। ठीक है, बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगर बात की जाए तो कुछ चिप्स लगी होती हैं, और ये जो चिप होती है इसे हम लोग एक नाम देते हैं और उसे बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोसेसर के नाम से उसे जानते हैं। तो एक सिलिकॉन से बनी हुई चिप लगी होती है जिसे प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। यही प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग बनाती है। कंप्यूटर का क्या बनाती है बच्चों? दिमाग बनाती है, यानी इसका ब्रेन बनाती है। और याद रखिएगा मेरे बच्चों कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंप्यूटर के अंदर। पहली चीज कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट होती है उसका जो सीपीयू है, जिसके अंदर मौजूद होती है चिप। ठीक है, चिप होती है, प्रोसेसर जिसे बोलते हैं। और दूसरी चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है इस कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यानी इसकी जो जिसमें चीजें जो है संरक्षित रहती हैं, यानी सुरक्षित रहती हैं। तो कंप्यूटर दो ही चीजों पर बेस्ड, मतलब दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं कंप्यूटर की। एक होती है उसका प्रोसेसर और जो उसका ब्रेन बनाता है, यानी उसकी जो गणना करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है किसी कंप्यूटर के अंदर, वो याद रखिएगा बच्चों, वो एक्जैक्टली एक चिप की वजह से होती है जिसका नाम क्या होता है? प्रोसेसर होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोसेसर होता है, याद रखिएगा। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी कंप्यूटर के अंदर वो होती है उसकी मेमोरी, यानी उसकी जो किसी भी गणना को स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो होती है। अब आप देखिए, जो आपका एक सिंपल सा ये स्मार्टफोन होता है, ये स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। स्मार्टफोन जो आप लोग यूज करते हैं अपने घरों में, वो भी अपने साथ वो भी एक तरीके का क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है, सिंपल सा कंप्यूटर होता है। और ये जो कंप्यूटर होता है जब आप लेने जाते हैं, यानी कि जब आप मार्केट में जाते हैं एक फोन खरीदने के लिए या किसी लैपटॉप को खरीदने के लिए, तो आप दो चीजें पूछते हैं। ठीक है, दो चीजें, और आप पूछे ना पूछे, पता लगा दुकानदार आपको दो चीजें ही बताता है कि ये देखिए इसके अंदर इसके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी मेमोरी जो है 225 जीबी की है या 200 जीबी की है। तो आपको बताएं, आप उससे पूछे ना पूछे, वो दो ही स्पेसिफिकेशन आपको बताता है। एक बताता है उसके प्रोसेसर के बारे में और दूसरा उसकी मेमोरी के बारे में बताता है कि कितनी इसकी मेमोरी है, इतनी मेमोरी इसके अंदर इंटरनल है, बाकी एक्सटेंड आप जो है इतने जीबी तक करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ पर इस तरह से समझ लीजिए कि दो चीजें हैं। ठीक है, एक चीज होती है प्रोसेसर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से कोई भी कंप्यूटर गणना करने का काम करता है, इसी की मदद से ये गणना करता है जो इसका मेन काम होता है। और दूसरी इसकी मेमोरी होती है, यानी ये जो अपनी जितनी भी गणनाएं होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं जिनके अंदर संरक्षित रखता है, उसे मेमोरी के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब क्या हो गया? वॉइस में कोई कमी आ रही है? वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है बच्चों? तरीके से पढ़ाने नहीं आऊं मैं, यहाँ सुपर कंप्यूटर पढ़ा जा रहा हूं। ज्यादा क्लियर साउंड आ रही है? चलिए, तो बच्चों होप कि अब आवाज जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। चलो, तो अब यहाँ पर बात करनी, कुछ लोगों की एक्स्ट्रा आवाजें भी उनके कान में आ जाती है ना, क्योंकि उनका दिमाग पढ़ने में तो रहता नहीं है। ठीक है, तो वो अपना दिमाग लगा, लेकिन भाई हम लोगों को, चलो तो अब यहाँ पर बात, ठीक है, अब वहां पर अगर बात की जाए बच्चों, तो मैंने क्या बताया? कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, फिर से ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, मेनली एक सीपीयू उसका होता है और वो उसके अंदर मौजूद होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक ऐसी चिप होती है जिसकी मदद से जो कंप्यूटर के अंदर गणनात्मक क्षमता आती है, यानी उसके अंदर जो प्रोसेसिंग पावर होती है, जो गणना करने की क्षमता होती है बच्चों, वो किसकी वजह से होती है? प्रोसेसर की वजह से होती है। दूसरी चीज मैंने बताया था मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यानी कि उसकी जो किसी भी गणना को या किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है, एक रॉम होती है, एक रैम होती है, एक रीड ऑनली मेमोरी होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये डिटेल में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें वो कक्षा 6 7 8 की चीजें हैं, तो ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। मेनली जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो याद रखिएगा, कंप्यूटर होता है कंप्यूटिंग पावर के लिए, यानी कि गणना करने के लिए, और गणना करने की जो क्षमता किसी कंप्यूटर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आती है, वो एक चिप की वजह से आती है, एक छोटी सी चिप की वजह से आती है, जिसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। अब याद रखिएगा बच्चों कि प्रोसेसर एक ऐसी चीज होती है कि जितना अच्छा प्रोसेसर लगा दिया जाए और जितना ज्यादा प्रोसेसर लगा दिया जाए, उतनी ही कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता बढ़ जाती है। जितने ज्यादा प्रोसेसर लगा दिए जाए और जितने जितने ताकतवर प्रोसेसर लगा दिए जाए, उतनी ही गणनात्मक क्षमता जो होती है किसी कंप्यूटर की बढ़ जाती है। मैंने फिर से बता दूं बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रोसेसर जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। किसी भी कंप्यूटर की गणनात्मक जो क्षमता होती है, कैलकुलेशन जो पावर होती है, कंप्यूटेशनल पावर होती है, वो प्रोसेसर की वजह से होती है। और याद रखिएगा, जितने ज्यादा प्रोसेसर किसी कंप्यूटर में लगे होंगे और जितने अच्छे प्रोसेसर कंप्यूटर में लगे होंगे, उतनी ही ज्यादा कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता होगी, कैलकुलेशन पावर होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों?
बच्चों आप लोगों को। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर आपस में जोड़ते जाएं और जोड़ते जब लाखों प्रोसेसर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लाखों प्रोसेसर ऐसे आपस में जोड़ के ऐसे लाखों प्रोसेसर एक खूब बड़े से कमरे के अंदर जब लाखों प्रोसेसर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से एक कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर, उसकी गणनात्मक क्षमता बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है और फिर ऐसे ही कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर कुछ ऐसे कंप्यूटर नहीं होते हैं कि बहुत बड़े, मतलब स्क्रीन साइज उनका बहुत बड़ा होता है, नहीं, स्क्रीन साइज उनका नॉर्मल कंप्यूटर जैसा ही होता है, लेकिन उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं उनके अंदर जो प्रोसेसर का नंबर होता है, जो उनके अंदर प्रोसेसर का नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे प्रोसेसर को जब आपस में जोड़ लेते हैं, लाखों प्रोसेसर, इसमें समझ लीजिए लाखों प्रोसेसर आपस में जोड़कर एक बड़े से कमरे के अंदर ऐसे रख दिया जाता है, तो ये कहलाता है सुपर कंप्यूटर। तो ये मत सोचिए कि इसमें 10 सुपर कंप्यूटर हैं या 100 सुपर कंप्यूटर है, नहीं, ये सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर है। ये बड़ा सा कमरा जो आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा बड़ा सा कमरा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बड़े से कमरे में सिर्फ एक सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है। मतलब कि ये सारे के सारे प्रोसेसर हैं, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेसर हैं, ये प्रोसेसर आपस में जोड़ दिए गए हैं लाखों प्रोसेसर, और यही मिलकर क्या बनाता है? एक सुपर कंप्यूटर। और ये फिर एक छोटी सी स्क्रीन से जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो स्क्रीन उतनी बड़ी रहती है जितनी बड़ी आपके नॉर्मल कंप्यूटर में होती है। स्क्रीन से बड़े से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है उसके जो है वो उसके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। अब आपके घर के अंदर एक छोटा सा सीपीयू रखा होता है, उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर लाखों प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो लाखों प्रोसेसर्स को अकोमोडेट करने के लिए बड़े से कमरे की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे लाखों प्रोसेसर को एक साथ रखा जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशनल, हाँ, ये कमरा नहीं, एक पूरा कंप्यूटर है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है, प्रोसेसिंग पावर होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। अब बहुत ज्यादा कितनी ज्यादा होती है बच्चों? तो ये इसकी जो सुपर कंप्यूटर होती है, उस सुपर कंप्यूटर होते हैं, उन सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर को नापने के लिए एक इकाई होती है, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को नापने के लिए एक इकाई होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लॉप्स कहते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, अगर तुम लोग कमेंट ना करके चुपचाप सुनते जाओ तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को एक एक चीज में तुम्हारे दिमाग में वो डाल दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तब जब तुम दिमाग को खाली रखोगे, ठीक है। तुम जो है लगातार कंप्यूटर लगातार अपना ज्ञान यहाँ पे बढ़ाते रहते हो, तो क्या होगा? तो इसलिए चुपचाप सुनो, जिससे कम टाइम में ज्यादा चीजें गेन कर पाओ। तो मैंने क्या बताया कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर को, उनकी गणना करने की जो क्षमता होती है, उसको नापने की इकाई क्या होती है? फ्लॉप्स होती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। जबकि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, या नॉर्मल कंप्यूटर यूज होता है, तो नॉर्मल कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशनल पावर होती है, उसको नापने की जो इकाई होती है, वो मिप्स होती है। याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, उसके अंदर नापने की जो उसकी कंप्यूटेशनल पावर को नापने की इकाई क्या होती है? मिप्स होती है। मिप्स का फुल फॉर्म होता है मिलियन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। तो मिप्स में तो हमारी जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, उनकी कंप्यूटेशनल पावर को नापा जाता है, ठीक है ना, कंप्यूटर को नापा जाता है किससे? मिप्स से। तो याद रखिएगा, नॉर्मल कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर यानी उसकी गणनात्मक क्षमता को नापा जाता है मिप्स से, और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर होते हैं, उन सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर को नापा जाता है किसकी मदद से बच्चों? उसका नापा जाता है फ्लॉप्स से। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अब ये फ्लॉप्स होता क्या है? तो माना यह जाता है, एक मोटा मोटी की बात अगर की जाए बच्चों, तो मोटी बात की जाए तो माना यह जाता है, एक फ्लॉप का मतलब होता है लगभग 1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड। सोचिए जरा, इमेजिन करिए मेरे प्यारे बच्चों कि एक फ्लॉप, अगर एक सुपर कंप्यूटर है, तो उस सुपर कंप्यूटर की ताकत अगर कह दी जाए कि वो उसकी ताकत एक फ्लॉप है, तो एक फ्लॉप जो है वो मोटा मोटी माना जाता है कि 1 बिलियन कैलकुलेशन अगर वो कर सकता है, 1 अरब गणना वो कर सकता है अगर 1 सेकंड के अंदर। 1 अरब गणना, जरा आप इमेजिन करिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 अरब गणना, ठीक है, 1 अरब गणना अगर वो 1 सेकंड में कर लेता है, तो हम कहते हैं ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसकी ताकत एक फ्लॉप है। क्या है? एक फ्लॉप है। जरा सोचिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और तुम्हें पता है, आज जो सुपर कंप्यूटर है, आज दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर हैं, उनकी ताकत 10 की घात 12 फ्लॉप्स के करीब की है। 10 की घात 12 फ्लॉप्स, और अब तो और ज्यादा ताकतवर, लगभग 10 की घात 15 फ्लॉप्स की ताकत वाले सुपर कंप्यूटर इस दुनिया में मौजूद है। 10 की घात 12 फ्लॉप्स को हम लोग बोलते हैं टेराफ्लॉप्स, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? टेराफ्लॉप्स। और इसे 10 की घात 15 को बोला जाता है बच्चों पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स। तो 10 की घात 12 फ्लॉप्स की ताकत वाले सुपर कंप्यूटर, या 10 की घात 15 फ्लॉप्स वाले सुपर कंप्यूटर, यानी टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर और पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर आज दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक फ्लॉप की ताकत है 1 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड। जरा इमेजिन कीजिए, दिमाग का दही हो जाएगा कि जरा आप सोचिए कि एक फ्लॉप का मतलब होता है 1 बिलियन कैलकुलेशन, लगभग ऐसे मोटा मोटी मानते हैं। जरा सोचिए कि 1 बिलियन कैलकुलेशन, यानी एक कंप्यूटर 1 बिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड में कर लेता है, तो उसे फ्लॉप मान लीजिए कहते हैं। और यहां पर मामला क्या चल रहा है कि जो दुनिया के आज सुपर कंप्यूटर है, उनकी ताकत 10 की घात 15 फ्लॉप्स से भी ज्यादा है। मतलब कि आप जरा सोचिए कि 10 के आगे 15 जीरो लगा दीजिए, उतने गुणे 1 बिलियन या फ्लॉप कैलकुलेशन, जरा इमेजिन कीजिए। तो इस तरीके से सोचिए कि इस तरीके की ताकत वाले सुपर कंप्यूटर इस दुनिया में मौजूद है, ठीक है। अब बात ये हो जाती है कि इतने ताकतवर सुपर कंप्यूटर हैं जो कि बिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड के अंदर कर लेते हैं, ट्रिलियन कैलकुलेशन एक सेकंड के अंदर कर लेते हैं, तो बच्चों इनका यूज कहां होता है, इनका उपयोग कहां होता है? तो याद रखिएगा, इनका उपयोग मेरे प्यारे बच्चों वो हर जगह पर होता है जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि इनका जो यूज होता है, सबसे पहले इनका उपयोग कहां पर होता है? सबसे पहले इनका उपयोग बच्चों भारत में अगर बात की जाए तो मौसम, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, मौसम का पूर्वानुमान करने में सबसे ज्यादा, अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का सबसे ज्यादा यूज होता है वो मौसम विज्ञान में होता है, मौसम पूर्वानुमान में होता है। अब आप कहेंगे, अरे सर मौसम पूर्वानुमान क्या ऊपर से सैटेलाइट ऐसे देख के नहीं बता देता कहां बादल है कहां बारिश है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बादल और बारिश एक जगह पे बादल बन रहा है, थोड़ी देर में बादल कहीं और मूव कर जा रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। जो अगले 10 से 15 दिनों की हमें मौसम की जानकारी मिल जाती है, असल में सारा डेटा हमें सैटेलाइट देता है, और सारा डेटा ऊपर से जब सैटेलाइट दे देता है, ठीक है, सारा डेटा सैटेलाइट दे देता है, तो उसके बाद सैटेलाइट क्या करता है बच्चों? उस डेटा को जब देता है तो उस
उस डेटा को सुपर कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। सुपर कंप्यूटर उस डेटा के आधार पर उन आंकड़ों को कैलकुलेट करता है और फिर कैलकुलेट करके वो हर दिन का टेंपरेचर, हर दिन का की बारिश का पूर्वानुमान, इस हर दिन का जो है वो बादल का पूर्वानुमान लगाकर हमें दे देता है कि अगले 15 दिनों में कहां-कहां बारिश होगी, कहां-कहां पे तूफान आएगा, कहां-कहां पर कैसा मौसम रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना कि मौसम विज्ञान सिर्फ इस मत सोचा करो कि सैटेलाइट ने जो है हमें इंफॉर्मेशन, जो हम लोगों ने सैटेलाइट में पढ़ा था कि सैटेलाइट ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी तो बस उसी इंफॉर्मेशन पर हम लोग मौसम का पूर्वानुमान कर लेते हैं। नहीं बच्चों, पहले मौसम जो सैटेलाइट होते हैं वो इंफॉर्मेशन को, अपने सारा डेटा को, जो भी फोटो वगैरह लेते हैं वो आसमान से, उसे भेजते हैं, फिर उसे सुपर कंप्यूटर में चला जाता है, फिर सुपर कंप्यूटर प्रोसेस करके बताता है कि मौसम का हाल जो है अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है वो कहां होता है? मौसम विज्ञान में, भारत की अगर बात की जाए। फिर उसके बाद इसका जो है वो आपका किसी भी तरीके से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे एक मिसाइल परीक्षण में, अब मिसाइल परीक्षण में सर कैसे होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों ने, जब आप लोगों को मैंने याद कीजिएगा कि आप लोगों को जब मिसाइल टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी तो हमारे पास हजारों किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स हैं, 5-5 हजार किलोमीटर, 8-8 हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स हैं। अब जरा आप इमेजिन कीजिए कि अगर हमें मिसाइल का परीक्षण करना है तो मिसाइल का अगर 5000 किलोमीटर की दूरी वाला मिसाइल का परीक्षण हमें करना है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या हम 5000 किलोमीटर की दूरी पर मारकर मिसाइल को देखेंगे? यहां से चाइना, हम मोदी जी जो है वो मिसाइल लॉन्च करेंगे, 5000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वो चाइना में जाकर गिरेगी और उसके बाद हम फोन करके वहां के जो है वो जिनपिंग जो है, जो भी है, उनको फोन करके पूछ लेंगे, देखो भैया, मोदी जी पूछेंगे, देखो हमने जो एक मिसाइल लॉन्च की थी 5000 किलोमीटर, सही से गिरी कि नहीं गिरी, थोड़ा बता दो कितना डैमेज किया। ऐसे थोड़ी ना होता है परीक्षण की, पता लगा आप चाइना को फोन करके, चाइना पे वार करके 5000 किलोमीटर की दूरी पर मारकर आप उससे पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, जो हमारे जैसे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, ये उड़ीसा के पास में, वहां से मिसाइल का परीक्षण करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग मानते हैं ये है कि 10 किलोमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर मान लेते हैं। तो अगर हमने 50 किलोमीटर मारकर किसी मिसाइल को देख लिया तो इसका मतलब 50 का मतलब हो जाएगा कि 5000 किलोमीटर। तो अगर 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण करना है तो हम 50 किलोमीटर की मारक क्षमता को उस मिसाइल से लॉन्च करके हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, वहां पर मारकर देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसका जो भी डेटा हमें मिलता है, यानी कैसे ये लॉन्च हुई, कैसे ये मिड एयर फेज में रही, कैसे ये इसने अटैक किया, ये सारा डेटा कैलकुलेट किया जाता है, इसे सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है। फिर सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट करके हमें बताता है कि नहीं भाई, आपका परीक्षण बिल्कुल सफल रहा। अगर इसने 50 किलोमीटर ऐसे मारा है, 50 किलोमीटर इसने अपने लक्ष्य को ऐसे भेजा है, तो डेफिनेटली जब ये 5000 किलोमीटर की दूरी पर मार करेगा तो इस तरीके से करेगा, आपका मिसाइल परीक्षण सफल रहा। तो एक्जैक्टली यहां पर भी सुपर कंप्यूटर की मदद ली जाती है, इसे साइमुलेशन कहा जाता है। यानी सुपर कंप्यूटर की मदद से हम इस बात का इमेजिनेशन करते हैं कि मतलब इस चीज को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी मिसाइल एक्जैक्टली कहां पर, अगर 5000 किलोमीटर की हमने उसको 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता है तो वो कैसे अटैक करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो यहां पर मिसाइल परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जीनोम रिसर्च में, जीनोम में आपको जीनोम जो अनुसंधान होते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि जीन आपको पढ़ाया था, बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को जीन पढ़ाया था। जीन से प्रोटीन बनते हैं, तो जीन से कैसे प्रोटीन बनते हैं, कौन सा जीन कैसे प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन का आकार क्या होता है, वो उस प्रोटीन के बनने में किस प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है, सुपर कंप्यूटर की मदद से कैलकुलेट की जाती हैं, उसका डिजाइन बनाया जाता है। तो जीनोम जो रिसर्च होता है, जो आजकल बहुत चर्चा में है, जीन चिकित्सा के अंदर जो आप लोग पढ़ चुके हैं, वो सारा का सारा रिसर्च जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सब जो है सुपर कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो है वो चिकित्सा अनुसंधान में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे कि जो एक वैक्सीन बनने में लगभग 30 से 40 साल का वक्त लगता है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि कोरोना वैक्सीन जो है, कोरोना वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने में बन गई। ठीक है, कैसे बन गई? पहले क्या होता था कि आप पहले जो है किसी मॉलिक्यूल को, कुछ 3-4 मॉलिक्यूल्स लेते थे, उन मॉलिक्यूल्स का पहले परीक्षण करते थे कि क्या ये वैक्सीन बन सकती है कि नहीं बन सकती है। वो कई सालों में वो परीक्षण कंप्लीट होता था। फिर उसके बाद आप जानवरों पर परीक्षण करते थे, वो कई सालों में पूरा होता था। फिर आप मनुष्यों पर परीक्षण करते थे, फिर वो कई सालों में पूरा होता था। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता था। ऐसा करने में एक वैक्सीन को बनाने में 30 से 40 साल का वक्त लग जाता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब से सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, जो डेटा होता है, यानी कौन सा मॉलिक्यूल जिसका परीक्षण हम लोग कर रहे थे, कई साल लगा रहे थे, उसके डेटा को आप सुपर कंप्यूटर में डालिए और वो सुपर कंप्यूटर में वो कैलकुलेट करके कुछ मिनट में या कुछ घंटे में आपको बता देगा कि ये वैक्सीन बन सकेगी या नहीं बन सकेगी। जो आपने चूहों पर परीक्षण किया, उसका थोड़ा सा डेटा आप कंप्यूटर में डालिए, जो कई सालों में उस परीक्षण को करने में लग जाता था, उसका डेटा कुछ चूहों पर परीक्षण करके आप सुपर कंप्यूटर में डालिए, सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट करके बता देगा कि चूहों पर इस वैक्सीन का क्या असर होगा। फिर इसी तरह से कुछ मनुष्यों पर परीक्षण करके आप उसका डेटा सुपर कंप्यूटर में डालिए, वो तुरंत कैलकुलेट करके एक्जैक्टली आपको बता देगा कि एक्जैक्टली मनुष्यों पर इसका क्या असर होगा। तो इस तरीके से जो काम कई सालों में हुआ करता था एक वैक्सीन को बनाने का, वो काम 3 से 4 महीनों के अंदर पॉसिबल हो पाया। और वो ऐसे इस वजह से पॉसिबल हो पाया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज सुपर कंप्यूटर इस दुनिया में मौजूद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो चिकित्सा अनुसंधान होते हैं, वैक्सीन बनाना होता है, ये सब वैक्सीन अनुसंधान होता है, इन सब में जो है वो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आज जो नई वैक्सीन बन रही हैं, ठीक है, कम समय में बन रही हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये सब पॉसिबल हो पा रहा है आपके सुपर कंप्यूटर की वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा अगर बात की जाए और कहां पर, इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों, तो आपके इसमें अंतरिक्ष के अनुसंधान में, अब आप कहेंगे सर अंतरिक्ष अनुसंधान में कैसे होता है? याद कीजिए, मैंने इस बात को पढ़ाया है, आपको याद है ब्लैक होल की इमेज आप लोगों के सामने मैंने दिखाई थी कि ब्लैक होल ऐसा दिखता है। तो ये जो ब्लैक होल की इमेज बनी थी, याद कीजिए, मैंने बताया था कि इस इमेज को बनाने के लिए, ब्लैक होल के उस चित्र को बनाने के लिए, रियल इमेज बनाने के लिए आपको जो है बहुत सारे टेलीस्कोप की जरूरत हुई थी, क्योंकि एक सिंगल टेलीस्कोप से हम ब्लैक होल की इमेज को तैयार नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, ब्लैक होल कई टेलीस्कोप्स लगाए और उन टेलीस्कोप के डेटा को एक साथ इकट्ठा करके सुपर कंप्यूटर में प्रोसेस किया और उसके बाद हमें ब्लैक होल की इमेज, मानवता को पहली बार ब्लैक होल की इमेज दिख पाई। याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इस तरीके से अंतरिक्ष में जो बहुत सारे डेटा हमें मिलते रहते हैं, बहुत सारे टेलीस्कोप हमें डेटा देते रहते हैं, उन टेलीस्कोप के डेटा को ये प्रोसेस करता है सुपर कंप्यूटर और उसके बाद उनके चित्र बनाने का काम, उनको कैलकुलेट करने का काम जो है, ये जो है सुपर कंप्यूटर करते हैं। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है वो
आपके परमाणु परीक्षण में, ठीक है, परमाणु से जुड़े हुए जो परीक्षण होते हैं, ठीक है, परमाणु परीक्षण की अगर बात की जाए, ठीक है, तो परमाणु परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। भाई ऐसे एक छोटा सा परीक्षण करके देख लिया जाता है, उसका डेटा जो है कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, सुपर कंप्यूटर में, और सुपर कंप्यूटर जो है उसे कैलकुलेट करके बता देता है कि एक्जैक्टली आपका परमाणु परीक्षण क्या सफल रहा है या नहीं रहा है। तो परमाणु परीक्षण में भी इस तरीके का बच्चों क्या किया जाता है, इस तरीके का परमाणु परीक्षण में भी इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, लेकिन मुख्यतः बच्चों, ठीक है, मुख्यतः बच्चों इन सब चीजों में जो है हमारा सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने क्या बताया, पूरी की पूरी सारी बातें मैंने आप लोगों को बताने के बाद ये बात मैंने क्या बताई बच्चों कि कंप्यूटर, फिर से सारी चीजें रिवाइज कर दे रहा हूं कि कंप्यूटर वो डिवाइस होती है जो कि कंप्यूट करने का काम करती है, गणना करने का काम करती है। गणना करने के लिए एक चिप लगी होती है कंप्यूटर के अंदर जो उसकी सीपीयू में मौजूद होती है, जिसे प्रोसेसर कहते हैं। जितने ज्यादा प्रोसेसर होते हैं उतना अच्छा कंप्यूटर माना जाता है। अगर प्रोसेसर के नंबर को बढ़ा दिया जाए तो उसकी गणनात्मक, किसी कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता बढ़ सकती है। सुपर कंप्यूटर के अंदर लाखों प्रोसेसर्स लगाए जाते हैं, लाखों प्रोसेसर्स को लगाकर सुपर कंप्यूटर की गणनात्मक क्षमता को अत्यधिक कर दिया जाता है। इतना अधिक कर दिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर की जो गणनात्मक क्षमता होती है उसको नापा जाता है फ्लॉप्स को बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर को नापने की जो इकाई होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है, जबकि नॉर्मल कंप्यूटर की जो नापने की इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों उसे मिप्स से नापा जाता है। नॉर्मल कंप्यूटर की जो गणनात्मक क्षमता उसे नापा जाता है मिप्स से, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से नापा जाता है। एक जो फ्लॉप्स जो होता है, फ्लॉप्स एक ऐसी इकाई होती है, फ्लॉप्स का लगभग उसमें वैसे इसका कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी मानते हैं एक फ्लॉप का मतलब होता है 1 बिलियन कैलकुलेशन, यानी एक सेकंड के अंदर 1 बिलियन कैलकुलेशन, 1 अरब गणना अगर कोई कंप्यूटर कर पा रहा है तो उसकी ताकत फ्लॉप में है। और आज के जो सुपर कंप्यूटर है मेरे प्यारे बच्चों 10 की घात 12 फ्लॉप्स की ताकत वाले हैं, यानी टेरा फ्लॉप्स की ताकत वाले हैं, 10 की घात 15 फ्लॉप्स की ताकत वाले, पेटा फ्लॉप्स की ताकत वाले सुपर कंप्यूटर इस दुनिया में मौजूद हैं। ये जो सुपर कंप्यूटर है मेरे प्यारे बच्चों वो कहां-कहां यूज किए जा रहे हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, मिसाइल परीक्षण के परीक्षण में, जीनोम अनुसंधानों में, चिकित्सा अनुसंधानों में, अंतरिक्ष अनुसंधानों में, परमाणु परीक्षण में, इन सब का उपयोग किया जा रहा है। जो काम पहले कई महीनों में होता था, कई सालों में होता था, वो काम कुछ दिनों के अंदर हो जाता है। इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, सुपर कंप्यूटर को। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को होप सुपर कंप्यूटर समझ में आ गया होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इसको किस चीज से नापा जाता है और साथ ही साथ इनका उपयोग कहां पर किया जाता है। बिल्कुल बताइए बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों? हाँ, क्रिप्टो करेंसी भी इससे बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि आजकल जो है क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो माइनिंग में या क्रिप्टोग्राफी में, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, 100% बात क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब ये बच्चों ये सारी चीजें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजीवनी, बहुत बढ़िया। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों अब ये देखा जाए कि ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग देख लिया, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब ये सुपर कंप्यूटर दुनिया में कौन-कौन से हैं, भारत में कौन-कौन से हैं, ठीक है, उसे समझना चाहिए। थैंक यू मुस्कान, ठीक है। तो कैसे समझना चाहिए, तो याद रखिएगा बच्चों कि हर साल, याद रखिएगा, हर 6 महीने पर ध्यान दीजिए, हर 6 महीने पर मेरे प्यारे बच्चों एक लिस्ट जारी की जाती है जिसका नाम होता है टॉप 500। उस लिस्ट का नाम क्या होता है बच्चों, टॉप 500, हर 6 महीने में, ठीक है, हर 6 महीने पर, ठीक है, 6 महीने पे एक लिस्ट जारी की जाती है जिसका नाम होता है टॉप 500। कई इंस्टीट्यूट, एक सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि कई, ठीक है, कि कई इंस्टीट्यूट बच्चों, कई इंस्टीट्यूट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मिलकर, एक सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि कई इंस्टीट्यूट जो है वो मिलकर हर 6 महीने पर एक लिस्ट जारी करते हैं जिसका नाम होता है टॉप 500। और ये टॉप 500 में दुनिया के सबसे ताकतवर 500 कंप्यूटर को रखा जाता है। तो याद रखिएगा हर 6 महीने पर एक बार, एक जून में और एक नवंबर में, एक जून में, मई जून में होता है और एक नवंबर दिसंबर में होता है, लिस्ट जारी की जाती है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर 500 सुपर कंप्यूटर्स को रखा जाता है। तो मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल लेटेस्ट लिस्ट दे रहा हूं, मतलब बिल्कुल अपडेटेड, कहीं आपको किसी किताब में, किसी करंट अफेयर में जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज को मैं करंट अफेयर से अपडेट करके मैंने दिया है और आज भी दे रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल जो लेटेस्ट लिस्ट जारी हुई है, अगर किसी किताब में जाओगे, किसी मैगजीन में जाओगे तो तुम्हें आज से 2 साल पुरानी वाली लिस्ट मिलेगी, ठीक है, 6 महीने पुरानी वाली लिस्ट मिलेगी, ठीक है, लेकिन मैं तुमको बिल्कुल लेटेस्ट, यही फायदा है कि आपकी जो है रेगुलर क्लास करने में, ठीक है, रेगुलर क्लास करने में जिससे कि आपको हर चीज बिल्कुल अपडेट मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काजल समझाया तो क्या, अब वही वाली बात होती है कि तुम लोग सोचते हो कि मतलब सर कुछ ऐसा बोल दें कि बुरा लग जाए, मैं इतना बोला, एक चीज को समझाया, टेरा क्या होता है, पेटा क्या होता है, ठीक है, मतलब मन तो करता है कि ऐसा कुछ बोल दें कि तुम छोड़कर तुम लोग भाग जाओ, लेकिन बस ये है कि मतलब एक चीज को समझाया, टेरा पेटा, और एक नहीं 5-5 बार समझाया कि टेरा क्या होता है, पेटा क्या होता है, 10 की घात 12 टेरा, 10 की घात 15 पेटा, लेकिन बीच में ये सब आके तुम लोग करोगे, ठीक है, कि सर जो है इरिटेट हो जाए, सर को गुस्सा आ जाए और सर पढ़ाए ना और सब बच्चों का नुकसान करोगे, ठीक है। मतलब गजब की तुम लोगों के पास, मतलब वो ऐसे बच्चे हो ना तुम लोग, मैं क्या बताऊं। तो मैंने क्या बताया, हर 6 महीने पर टॉप 500 नाम की एक लिस्ट जारी की जाती है, कई इंस्टीट्यूट मिलकर जारी करते हैं जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर 500 कंप्यूटरों को रखा जाता है। तो लेटेस्ट जो है नवंबर में जो लिस्ट जारी की गई है, नवंबर 2024 के अंदर जो लिस्ट जारी की गई है उसके अनुसार दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है एल कैप्टन। क्या नाम है बच्चों, एल कैप्टन, यूनाइटेड स्टेट का है, अमेरिका का है, एल कैप्टन, जिसकी ताकत मेरे प्यारे बच्चों 1742 पेटाफ्लॉप्स की है। जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, 1742 पेटाफ्लॉप यानी कि 1742 गुणे 10 की घात 15 फ्लॉप्स। जरा सोचिए, इस ताकत वाला ये सुपर कंप्यूटर है, अमेरिका का, नाम क्या है, एल कैप्टन। क्या है बच्चों, एल कैप्टन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है इस वक्त, एल कैप्टन अमेरिका का है, 1742 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है। और इसमें प्रोसेसर कितने लगे हुए हैं देख रहे हैं आप लोग, ढाई सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 10 लाख 39,616 प्रोसेसर लगाए गए हैं।
जरा इमेजिन करिए, आपके नॉर्मल कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है तब वो भौकाल बनाए रहता है, ठीक है। जरा सोचिए कि इसके अंदर 1 करोड़ प्रोसेसर लगाए गए हैं, ठीक है, 1 करोड़ प्रोसेसर लगाए गए हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर इस वक्त मौजूद है एल कैप्टन, अमेरिका का है, 1742 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है। दूसरे नंबर पर फ्रंटियर है, ये भी अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है, 1353 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है, ठीक है, 1353 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरे नंबर पर भी अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट का है अरोरा, ठीक है, इसकी ताकत 1012 पेटाफ्लॉप्स की है। ईगल माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी अमेरिका का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जिसकी ताकत 561 पेटाफ्लॉप्स है। और साथ ही साथ एचपी C16 एचपी नाम का इटली का सुपर कंप्यूटर है, जो कि 477 पेटाफ्लॉप्स की ताकत का है। तो दुनिया के 5 सुपर कंप्यूटर में से 4 सुपर कंप्यूटर अमेरिका के हैं, बाकी जो है एक इटली का है। तो ये है दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर। जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, एल कैप्टन दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। अब यहां पर कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जो मैं बता रहा हूं कि ये एल कैप्टन बता रहा हूं, इसको लिख लें, समझ लें, इनका दिमाग उछल उछल के भारत का कौन सा है, भारत का कौन सा है, भारत का कौन सा है। तो रुक जाओ, बताने वाला हूं। अभी मैं बता रहा हूं, अभी दो, अगर ये मैंने बोला होता तो अभी तक 10 कमेंट आ गए होते, भारत का कौन सा है, ठीक है, भारत का कौन सा है, ठीक है। उनका इससे मतलब नहीं है, जो तुम पढ़ा दे रहे हो तो छोड़ो, अब आगे बताओ कि भारत का कौन सा है। फिर भारत का तुमने बता दिया तो बताओ पाकिस्तान का कौन सा है, फिर पाकिस्तान का बता दिया तो चाइना का कौन सा। उनको कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है, बस उनका मतलब यह है कि तुम बताते जाओ और वो जो वो पूछते जाए बताते जाओ, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर वो देखो आ गया, मुमताज खान का क्वेश्चन आ गया, सर इंडिया में, सर इंडिया में आ गया ना। अगर मैंने ना बोला तो पता नहीं कितने लोग पूछ चुके होते, ठीक है। उनको ये नहीं मतलब कि सर अभी बताने, इसको नोट कर लो, नहीं, उनको ये है कि आगे का जल्दी से बता दो उनको, ठीक है। इसको छोड़ो, आगे का बता दो, देखो आ गया, ठीक है। तो मुझे तुम्हारे लोगों की नस नस से मैं वाकिफ हूं, तुम्हारी नस नस से मैं वाकिफ हूं कि तुम लोग क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसको नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, इसको नोट कर लो। फिर उसके बाद जब बस इतना नोट करो, ये सब मत नोट करना, ये सब तुम लोगों को काम का नहीं है, ये सब ये तो बस ऐसे बता दिया गया, ठीक है। बाकी वो सिर्फ आप 2-3 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के कर लो, फिर उसके बाद मैं इंडिया का भी बताता हूं। नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया। अब देखो नवंबर 2024 के अनुसार, नवंबर 2024 के अनुसार जो लिस्ट जारी की गई है, पहली बार भारत के बच्चों 6 सुपर कंप्यूटर हमारी इस टॉप 500 में लिस्ट में अपना नाम बना पाए हैं। याद रखिएगा, टॉप, ठीक है, टॉप 500 की लिस्ट में, ठीक है, टॉप 500 की लिस्ट में भारत में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार 6 सुपर कंप्यूटर, 6 हमारे सुपर कंप्यूटर जो है अपना नाम बना पाए हैं, जिनमें 136वीं रैंक पर मौजूद है, 136वीं रैंक पर मौजूद है एरावत। क्या नाम है बच्चों, एरावत पीएसएआई। क्या नाम है, एरावत पीएसएआई, जिसको लगाया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, पुणे में। याद रखिएगा, भारत में, ठीक है, भारत में जो सुपर कंप्यूटर पर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थान है जो सबसे ज्यादा काम करता है, वो है सीडैक, ठीक है, सीडैक। तो याद रखिएगा, सीडैक जो है वही पुणे में मौजूद है, पुणे महाराष्ट्र में मौजूद है। और ये पुणे महाराष्ट्र में मौजूद जो ये सीडैक है, यही सुपर कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा काम करता है। सबसे बड़े रिसर्च जो होते हैं वो सीडैक में ही होते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 136वें स्थान पर, दुनिया में 136वें स्थान पर, भारत में पहले स्थान पर जो सुपर कंप्यूटर भारत में मौजूद है, उसका नाम क्या है, सीडैक नाम है, ओ सॉरी एरावत नाम है। कहां पे मौजूद है ये, सीडैक में, पुणे महाराष्ट्र में। इसकी जो ताकत है बच्चों, वो सबसे मैक्सिमम ताकत जो इसकी है आर पीक पर 13.17 पेटाफ्लॉप्स है। कितनी की ताकत है बच्चों, 13.17 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है। दूसरे नंबर पर जो भारत में सुपर कंप्यूटर मौजूद है और दुनिया में उसका नंबर 188वां है, उसका नाम है अर्का। क्या नाम है बच्चों, अर्का नाम है, जिसकी ताकत 7.40 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है। तीसरे नंबर पर ये लगा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये भी पुणे में मौजूद है। ये भी संस्थान जो है कहां पे मौजूद है, पुणे में मौजूद है। तीसरे नंबर पर जो पूरी दुनिया में 189 नंबर पर है, उसका नाम है अरुणिका। ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये नोएडा में मौजूद है, नोएडा यूपी में मौजूद है, ठीक है, यहां पर मौजूद है। इसकी ताकत है 7.40 पेटाफ्लॉप्स। इसके बाद इंडियन चौथे नंबर पर दुनिया में 268वें नंबर पर मौजूद है प्रत्युष, ठीक है, प्रत्युष, और इसकी ताकत जो है 4.01 पेटाफ्लॉप्स है। इसको भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी पुणे में ये मौजूद है। इसके अलावा 400वें नंबर पर 5वां सुपर कंप्यूटर मौजूद है, जो कि जिसका नाम है अर्का AIML, ठीक है, ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में मौजूद है। और 406 जो है वो 431वें स्थान पर मौजूद है पूरी दुनिया में, जो कहां पर मौजूद है, इसका नाम क्या है, मिहिर, ठीक है, मिहिर है, और ये नोएडा में मौजूद है, ठीक है, नोएडा में मौजूद है। और इसकी ताकत 2.81 पेटाफ्लॉप्स है। तो ये दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर में 500 सुपर कंप्यूटर में 6 सुपर कंप्यूटर भारत के हैं, जिनकी पूरी लिस्ट मैंने यहां पर आपको दे रखी है, जो कि नवंबर 2024 के अनुसार है। जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं तो अगर बाद में नोट करना हो तो बाद में नोट कर लीजिएगा। कई लाख प्रोसेसर लगे हैं आपको ज्यादा, ठीक है, 13.17 पेटाफ्लॉप्स की ताकत है, ये ताकत दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है, ठीक है, मतलब मिनिमम पे इतना काम करता है, मिनिमम ताकत ये होती है, ठीक है, और पीक पर पहुंचने के बाद इतनी ताकत होती है इसकी, ये रेंज है। नोट कर लिया बच्चों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये ऊपर नीचे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मनीषा, ये दोनों इंस्टीट्यूट एक ही हैं, पुणे में वो भी मौजूद है तो पुणे में वो भी मौजूद होगा। इतना तो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो रखो ना, थोड़ा सा ये जो है इसका उपयोग करो यार, कैसे चलेगा। ये देखो मनीषा सोनकर, हो गया, नोट हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पर बात की जा रही है बच्चों, ठीक है,
नोट हो गया बच्चों, बिल्कुल बात। तेजवीर सिंह, क्वेश्चन हर तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर मेंस में पूछा जा सकता है तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये किस प्रकार हमारे इनका जो है वो किस प्रकार उपयोग जो है वो अनुसंधानों में किया जाता है और भारत में इनकी इन सुपर कंप्यूटर की स्थिति क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। हाँ, एआई में भी सुपर कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पूरी दुनिया में अनुसंधान बढ़ रहे हैं, हर तरीके के अनुसंधान बढ़ रहे हैं, तो हर तरीके के अनुसंधानों को बढ़ाने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत है। ठीक है, कंपनी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये सब इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं। ठीक है, तो हाँ जी सर, परमेश्वर भाई, सीडैक सबसे सबसे बड़ी कंपनी है जो एक संस्थान है जो कि सुपर कंप्यूटर्स पर काम करता है। ठीक है, बिल्कुल याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है अमित गुप्ता भाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर बात की जाए, सृष्टि यदुवंशी कह रही हैं कि अनुराग भाई को बता रही हैं कि 20 क्वेश्चन आते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, प्रीलिम्स में याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं और मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें 2 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हर साल कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। बाकी जो सृष्टि बोल रही है वो झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है भाई, जो है अनुराग भाई, उनके चक्कर में मत आइए। जो मैं बता रहा हूँ उस पर देखिए, गौर करिए। और अगर सृष्टि की बात में समझनी है तो समझ लो, क्योंकि लड़कियों की बात लड़कों को ज्यादा समझ में आती है। टीचर चाहे जो भी कहते हैं, माता पिता जो भी कहते हैं, लेकिन लड़की अगर कोई बात कह देती है तो लड़के अपने आप समझ लेते हैं। नहीं तुमने कहा होगा सृष्टि तो सही ही होगा, क्योंकि तुम सृष्टि हो, तुम लड़की हो और तुम्हारी बात मानना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी सर को क्या आता जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन, और मेंस में जो है 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बाकी सृष्टि बता रही हैं, जिनको सृष्टि की बात पे यकीन करना हो कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहां पर बात की जाए तो भाई दुनिया में क्योंकि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में बातें हो चल रही हैं। ठीक है, अब ये चलिए, तो अब यहाँ पर भाई भारत यूएस जैसा अभी नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले चाइना जैसे बन लो, ठीक है, फिर चाइना जैसे बन लो, फिर उसके बाद जो है वो यूएस की बात करना, अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अभी हमें मंदिर मस्जिद, ठीक है, क्या कहते हैं, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब अभी करना है, तो इतना आसान काम नहीं है हमारे लिए जो है वो अमेरिका बन पाना। ठीक है, अभी वक्त लगेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत सारे इशूज हैं इसको छोड़कर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर, वो अभी हम पहले सॉल्व कर लें, फिर बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में अमेरिका जैसे, चाइना जैसे बनने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मैं ये बात बता रहा था कि दुनिया में किस तरह से सुपर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, उस तरीके से भारत में भी होना चाहिए। तो भारत में अगर होना चाहिए तो उसके लिए क्या है, भारत में एक मिशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो 2015 से 22 तक इसको चलाया गया था। इसके बाद इसको अभी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का दूसरा फेज चल रहा है, जिसमें 450 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए थे, जिसमें यह कहा गया था कि 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को हम भारत में बनाएंगे, उनका एक ग्रिड बनाएंगे, यानी 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भारत में बनाए जाएंगे और उनको क्या किया जाएगा, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि उनकी ताकत, उनकी क्षमता बहुत अधिक हो सके और भारत में भी हर तरीके का अनुसंधान, हर तरीके का रिसर्च संभव हो सके। ठीक है, तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है भारत में क्या है, 2015 से 22 तक चलाया गया। 4500 करोड़ रुपए की लागत वाला ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, जिसमें 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर या हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर को बनाने और उनको आपस में जोड़ने का प्लान किया गया था। ठीक है, प्लान किया गया था। अब अगर बात की जाए, इस मिशन को संयुक्त रूप से कौन चला रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग चला रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है। तो दो मिनिस्ट्री हैं, दो डिपार्टमेंट हैं जो मिलकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसको संचालित कर रहा है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है या इसका जो कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है वो सीडैक, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं, जो पुणे में मौजूद है और हर तरीके के सुपर कंप्यूटर की को बनाने का, उसको असेंबल करने का काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। इसको जब आपको नोट्स मिलेगा तो उससे उतार लीजिएगा, या वीडियो जो है वो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। इसको लिखने का अगर मैं आपको समय दूंगा तो बाद में क्या होगा कि आपका टाइम सिर्फ खराब होगा, तो इसलिए आप इसे बाद में उतार लीजिएगा जब आपको नोट्स मिलेंगे, या वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको जो है वो उतार लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने इसके बारे में बता दिया कि भारत में सुपर कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। ठीक है, और अब इसका पार्ट 2 शुरू हो चुका है। इस मिशन के 2 उद्देश्य थे। पहला चरण में हमने सोचा था कि भारत में सुपर कंप्यूटरों को असेंबल किया जाएगा, यानी भारत में बाहर से विदेशों से हम सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स ले आएंगे और भारत में उन सारे पार्ट्स को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, पहला चरण में क्या था, यानी इसका जो पहला स्टेप, 3 चरण में ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो हमने प्लान किया था। पहले चरण में हमने हमारा ये प्लान था कि भारत बाहरी विदेशों से हम सुपर कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको लाएंगे, उनको एक जगह पर असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ना सीख जाएंगे। जब जोड़ना सीख जाएंगे तो फिर चरण 2 आ जाएगा। चरण 2 में हम देश में ही क्या करेंगे, सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। पहले क्या है, सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स हम विदेशों से लाएंगे, उसको हम भारत में ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये पहले चरण में था। दूसरे चरण में जो सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको हम विदेशों से बनवाएंगे, ठीक है, सॉरी, भारत में बनवाएंगे और भारत में बनाना इसको सीखेंगे। और तीसरे चरण में हमारा है कि हम अपना सुपर कंप्यूटर खुद डेवलप करेंगे, यानी पार्ट भी भारत का होगा, यानी सुपर कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स लगते हैं, जो भी कह सकते हैं कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो भी उसके अंदर प्रोसेसर लगते हैं, वो सारे के सारे जो है भारत में ही बनाए जाएंगे और भारत में ही उनको असेंबल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और पूरा सुपर कंप्यूटर हम अपने दम पर बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी की सारी 3 इस मिशन में की योजना में 3 चरण बनाए गए थे। पहला चरण में हम सुपर कंप्यूटरों को असेंबल करना सीखेंगे, यानी विदेशों से हम जो वो इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे उनको यहाँ जोड़ेंगे, फिर देश के भीतर में हम प्रोसेसर वगैरह को बनाएंगे और फिर उसके बाद यही प्रोसेसर, तीसरे चरण में हम यही प्रोसेसर को बनाकर और यही असेंबल करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग इस पर लगभग 3rd पार्ट में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि तीसरे चरण में हम लोग सुपर कंप्यूटिंग मिशन के पहुंच रहे हैं और इसके तहत हमने
रुद्र नामक एक स्वदेशी रूप से विकसित सर्वर बनाया है। सर्वर जिस पर सुपर कंप्यूटर काम करते हैं उसका नाम रुद्र है और उसको भारत में बना लिया गया है बच्चों। इसके अलावा भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, लेकिन अब हम लोग बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बना चुके हैं, जैसे कि परम शिवाय है, परम शिवाय नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया गया है अभी हाल में, जिसको आईआईटी बीएचयू में लगाया गया है। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर, आईआईएसईआर पुणे, जेएनसीएसआर बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर में हम लोगों ने ये सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक को स्थापित किया है। तो याद रखिएगा, आईआईटी परम शिवाय कहां पर लगाया गया है सुपर कंप्यूटर? आईआईटी बीएचयू में। आईआईटी खड़गपुर में हम लोगों ने लगाया है परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटर, आईआईएसईआर में लगाया है परम ब्रह्मा नाम का सुपर कंप्यूटर और जेएनसीएसआर में लगाया है परम संगणक नाम का सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सॉरी परम युक्ति नाम का सुपर कंप्यूटर, और आईआईटी कानपुर में परम संगणक लगाया गया है। तो ये सारे लेटेस्ट अपडेट हैं जिसको मैंने यहां पर लिख दिया है, जो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से सुपर कंप्यूटर अभी लेटेस्ट जो है वो किन किन इंस्टीट्यूट में, किन किन संस्थानों में लगाए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर जो लेटेस्ट अभी ये करंट अफेयर में रहा है, तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। बाकी जो हमारा जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके 3 चरण है, पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, इसे आप चाहें तो जो है वो बाद में जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही वाली बात है कि नोट करने में वक्त लगेगा, तो उससे अच्छा है कि उस वक्त में हम लोग कुछ अच्छा सीख लें, ठीक है। परम 8000 जो था ये पहला सुपर कंप्यूटर भारत का था, याद रखिएगा बच्चों। अभी ये सब जो है बहुत ताकतवर सुपर, ये बहुत ही सिंपल सा सुपर कंप्यूटर था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। बाद में ये सब जो है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर लगाए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, जल्दी बताइए। तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है भारत का, बिल्कुल बात क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीजें। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था सुपर कंप्यूटर, ये तो था सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये तो था सुपर कंप्यूटर। लेकिन अब जमाना जानते हो सुपर कंप्यूटर का जा रहा है, अब आ रहा है एक अलग तरीके के एक कंप्यूटर का, पता है। ध्यान से सुनिएगा, रोक दीजिएगा, अपनी सांसें थाम लीजिए, थाम मत दीजिएगा वरना प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मतलब ध्यान से सुनिए। तो बच्चों अब जमाना आ रहा है सुपर कंप्यूटर से भी बड़े सुपर कंप्यूटर का, और उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। क्या नाम है बच्चों? क्वांटम कंप्यूटर। तो अब जमाना आ गया बच्चों क्वांटम कंप्यूटर का, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर सर ये क्या होता है, ये कौन सी बला है सर? अभी तो आप लोगों ने, आपने इतना भौकाल बना दिया था सुपर कंप्यूटर का कि सुपर कंप्यूटर बिलियन ट्रिलियन कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर लेता है। 10 की घात 15 फ्लॉप्स की ताकत वाले सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं जो 1 सेकंड में ट्रिलियन कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर देते हैं। अभी तक तो आपने ये भौकाल बनाया हुआ था। अब ये कौन सा सुपर कंप्यूटर है? अब ये कौन सा कंप्यूटर आप बात कर रहे हैं सर? मेरे प्यारे बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं क्वांटम कंप्यूटर की, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैसे कि एक सामान्य कंप्यूटर है, एक मान लीजिए सुपर कंप्यूटर है या सामान्य कंप्यूटर है, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जो जनरल कंप्यूटर होते हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारे घरों में यूज होने वाले कंप्यूटर हो, तो जो हमारे ये जो कंप्यूटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैलकुलेशन करते हैं, ये करते हैं, ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो बिट्स की फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं बच्चों? बिट्स की फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं। बिट्स की फॉर्म का कैलकुलेशन का मतलब जो आज हमारा कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है, या तो 0 की स्टेट में कैलकुलेशन करता है या तो 1 की स्टेट में कैलकुलेशन करता है, यानी कि 2 स्टेट में कैलकुलेशंस हो सकती हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे ऑन ऑफ की स्विच होती है ना, तो ऑन कर दिया तो पंखा चलेगा, ऑफ कर दिया तो पंखा बंद होगा, ठीक है, बस इसी, यानी या तो ऑन होगा ऑन, जब ऑन की स्टेट में पंखा हो सकता है या तो ऑफ की स्टेट में पंखा हो सकता है, इसके अलावा इसकी बीच की स्टेट का कुछ मतलब नहीं है। समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे जो भी कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर, जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं, वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो बिट्स की फॉर्म में करते हैं, इसे बिट्स कहा जाता है। यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है जिस भाषा को समझता है इसे बाइनरी नंबर्स कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2 नंबर्स में ये सारी चीजों को समझता है। एक 0 की फॉर्म में समझता है, एक 1 की फॉर्म में समझता है। किस फॉर्म में समझता है बच्चों? या तो 0 की फॉर्म में समझता है या तो 1 की फॉर्म में। यानी हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो या तो इस स्टेट में कैलकुलेशन करते हैं या तो इस स्टेट में कैलकुलेशन करते हैं। इस स्टेट में या तो 0 की फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे या तो 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक सिक्का लिया, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। हमने एक सिक्का लिया जिसमें एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कलम रोक के समझिए, मजा आएगा चीज को। तो मान लीजिए एक सिक्का लिया जिसमें एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ टेल है। अब आपने जब सिक्का उछालने से पहले देखा कि हेड दिख रहा है आपको, आपने सिक्का उछाला, सिक्का गया 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 गया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे, तब आपको पता नहीं चल रहा है कि सिक्का किस स्टेट में है, किस स्टेट में आया, आपके हाथ में आ गया। तब आपने देखा कि जो सिक्का था वो उसमें जो आया है आपके हाथ में गिरा है, उसके बाद जो सिक्के का स्टेटस दिख रहा है वो टेल दिख रहा है। आई बात समझ में? तो सिक्का उछालने से पहले या तो आप जान सकते हो, या सिक्का उछला वापस आया, वापस गिरने के बाद जान सकते हो कि सिक्के का क्या स्टेट है, ठीक है, वो हेड है या टेल है। समझिए मेरी बात सुनो। तो सिक्का उछालने से पहले या सिक्का उछला गया, वापस आया, वापस आने के बाद आप उसकी स्टेट का पता लगा सकते हो कि वो सिक्का हेड आएगा या टेल आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं, जो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो भी हैं, जो हमारे घर में कंप्यूटर्स, ये सब बिट्स में कैलकुलेशन करते हैं, या तो 0 की फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या तो 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं। यानी इनके बीच में जो स्टेट होती है, यानी सिक्का उछालने के बाद जब सिक्का ऊपर गया, सिक्का नीचे आया, तो उस स्टेट में आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली सिक्के का स्टेट क्या है, ठीक है, सिक्के का स्टेट क्या है। तो ये जो कैलकुलेशन कर सकते हैं वो ये तो 0 की फॉर्म में कर सकते हैं या तो 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी हमें पता नहीं चल सकता कि क्या एग्जैक्टली उस सिक्के का स्टेट है। उसी जगह पर जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं बच्चों, जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्यूबिट्स में करते हैं। क्यूबिट्स का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये 0 की फॉर्म में भी कैलकुलेशन करेंगे, 1 की फॉर्म में भी कैलकुलेशन करेंगे, और इन बिटवीन 0 1 जो भी स्टेट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पोजीशन बोलते हैं। सुपर पोजीशन के नाम से जाना जाता है बच्चों। इस सुपर पोजीशन की फॉर्म में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी हेड, जब आपके हाथ में हेड का सिक्का दे दिया गया तब भी आप बता देंगे कि हेड है, और साथ ही साथ जब हेड से जब इसको हमने सिक्के को उछाला तो ये गया 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 ऊपर, तब भी हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर होता है कैलकुलेट कर लेता है स्टेट, उनकी स्टेट कैलकुलेट कर लेता है कि एग्जैक्टली इस वक्त सिक्के की स्टेट क्या है, और जब वो वापस आएगा
तब भी वापस आ रहा होता है, तब भी कैलकुलेट करता है, और वापस आने के बाद भी वो कैलकुलेट कर सकता है कि एग्जैक्टली कि सिक्के का स्टेट क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये कैलकुलेशन 0 और 1 की फॉर्म में और इन बिटवीन 0 1 यानी कि 0 से 1 की स्टेट में जाते हुए या 1 से 0 की स्टेट में आते हुए भी एग्जैक्टली जो ये सुपर पोजीशन की स्टेट होती है इसमें भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ दो स्टेट में कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन ये क्या है, दो स्टेट के अलावा इन बिटवीन टू स्टेट, यानी इन दोनों के बीच में जो स्टेट होती है, जो सिक्का उछलने के बाद ऊपर गया फिर नीचे आया, इस स्टेट में भी ये कैलकुलेशन करने की ताकत या क्षमता रखता है। तो ऐसे कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। अब आप बच्चों लॉजिक से बताइए, यहां पर कैलकुलेशन होती है सिर्फ इस स्टेट में कैलकुलेशन सिर्फ यहां होगी या तो यहां होगी, और ये बताओ कि जब यहां पर भी हो और इन बिटवीन यहां पर भी कैलकुलेशन हो सके, सुपर पोजीशन की स्टेट में भी कैलकुलेशन हो सके, तो क्या बताओ बच्चों, बात समझ में आ रही है कि कैलकुलेशन ज्यादा कौन करेगा? क्वांटम कंप्यूटर करेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो तो सिर्फ दो ही स्टेट में कैलकुलेशन कर रहा है जो नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है मेरे प्यारे बच्चों वो तो हर स्टेट में यानी कि इन बिटवीन सारी स्टेट में भी कैलकुलेशन करने की ताकत रख रहे हैं। तो सब उस इन बिटवीन, तो इसलिए जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन पावर बहुत 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 ज्यादा होती है कंपैरेटिवली हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से या सुपर कंप्यूटर से, क्योंकि ये इन सुपर पोजीशन की स्टेट में भी, ठीक है, इस सुपर पोजीशन की स्टेट में भी क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करने की क्षमता रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बताइए, 100% क्लियर हो रहा है ना? बताइए, ये सब बातें समझ में नहीं आती फिर बता दूं, बहुत ही ज्यादा टिपिकल बातें हैं, लेकिन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें? इतना समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर सिर्फ दो स्टेट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे बिट्स कैलकुलेशन कहते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 0 1 और इन बिटवीन 0 1 0 इन सब की फॉर्म में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी कैलकुलेशन पावर बहुत 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 ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सर ये जो बहुत ज्यादा देखिए, यही चीज मैंने बताई थी कि ये क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स में कैलकुलेशन करते हैं या 1 की फॉर्म में या 0 की फॉर्म में, और ये क्या करता है 0 एंड 1 एट द सेम टाइम यानी सुपर पोजीशन की फॉर्म में भी कैलकुलेशन कर सकता है। तो यही चीज जो चीज मैंने वहां पर आपको वैसे समझाई वही चीज यहां पर दिख रही है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो सीधी सी बात में आपको समझ में आ रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो इतने ताकतवर क्यों होते हैं, इनकी कैलकुलेशन पावर इतनी पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि ये क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करते हैं। किसमें कैलकुलेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करते हैं। और जब ये क्यूबिट्स में कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो ये इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आज दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो उनकी इस क्वांटम कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब जरा समझिए कि कैसे सर, कितने पावरफुल हो जाते हैं। तो सर गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है सिकामोर। अब आप जरा दिल थाम लीजिए, सिकामोर नाम का क्वांटम कंप्यूटर बनाया सिकामोर नाम का। तो क्वांटम कंप्यूटर बनाया, सिकामोर नाम का क्वांटम कंप्यूटर बनाया गूगल ने, ठीक है, गूगल ने 2020 के करीब इसको बनाया था। और जब क्वांटम कंप्यूटर सिकामोर को जब ऑन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 200 सेकंड तक जब इसे ऑन किया गया, ये जो आप देख रहे हैं ना यही है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, और ये सुंदर पिचई साहब हैं, तो सुंदर पिचई साहब क्वांटम कंप्यूटर के बगल में खड़े हैं। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इसको 200, इसका नाम सिकामोर है। क्या नाम है बच्चों? सिकामोर है। तो इस सिकामोर में तो 200 सेकंड ऑन कर दिया गया, 200 सेकंड ऑन कर दिया, 200 सेकंड का मतलब 3 मिनट, 3.5 मिनट इसको ऑन कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहां पर जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसकी ताकत को देखकर कि वो हमारे सुपर कंप्यूटर जो दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं, जिनका हमने भौकाल बनाया हुआ था कि वो 1 सेकंड के अंदर ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनकी क्या औकात है जरा समझिए क्वांटम कंप्यूटर के सामने। कि जब 200 सेकंड के लिए इस सिकामोर नाम के सुपर कंप्यूटर को ऑन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 200 सेकंड के सुपर कंप्यूटर में जो इसने 200 सेकंड तो ठीक है, तो 200 सेकंड जब सिकामोर को ऑन किया गया, तो इस 200 सेकंड के अंदर जो इसने कैलकुलेशन की, ठीक है, कैलकुलेशन की सिकामोर ने मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा सोचिए, दिल थाम लीजिए कि 200 सेकंड के अंदर सिकामोर ने जो कैलकुलेशन करी है मेरे प्यारे बच्चों, उसको करने में आज दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, उस गणना को करने में, यानी जिस गणना को करने में हमारे क्वांटम कंप्यूटर सिकामोर को 200 सेकंड लगे, उसको आज के दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को उतनी कैलकुलेशन करने में मेरे प्यारे बच्चों 10,000 साल लग जाएंगे। 10,000 साल, यानी आज से ऑन किया जाए 10,000 साल तक वो कैलकुलेशन करता रहे, जिसके बारे में मैंने भी बहुत भौकाल बनाया था। 10,000 साल तक अगर वो कैलकुलेशन करता रहे तो 10,000 साल में कैलकुलेशन कंप्लीट कर पाएगा हमारा जो सुपर कंप्यूटर है, जो दुनिया का पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, जिसको करने में सिकामोर ने सिर्फ 200 सेकंड का वक्त लगाया। जरा सोचिए दुनिया कहां जा रही भाई दुनिया कहां जा रही है? वो क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर आज 200 सेकंड की इसकी कैलकुलेशन, इस क्वांटम कंप्यूटर की कैलकुलेशन को करने में जो सुपर कंप्यूटर है, दुनिया के पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, वो 10,000 साल लगा देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ रही है कहां जा रही है? ठीक है, सोच लो। तो सोचो, आप कहोगे कि सर इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? अरे बेटा, फायदा ये होगा, वहीं उपयोग में आएंगे वही सारी चीजें, ये सुपर कंप्यूटर वहीं उपयोग में आएंगे। कहां पर? जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया है, मौसम विज्ञान, मिसाइल परीक्षण, जीनोम अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु परीक्षण, वहीं काम आएंगे, यहीं पर काम आएंगे। लेकिन जो काम मेरे प्यारे बच्चों पहले सुपर कंप्यूटर जो सालों का काम महीने में कर दे रहा था, वो हो सकता है क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद कुछ घंटे या कुछ मिनट में हो जाए। तो जो काम वहीं आएंगे, जो मैंने आपको एप्लीकेशन सुपर कंप्यूटर की बताई, वही जगह पे इनका उपयोग होगा। लेकिन जो काम महीनों में होते थे, पहले सालों में होते थे, महीनों में सुपर कंप्यूटर ने कर दिया। और फिर अब जो है क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा, तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो काम जो है कुछ सेकंड के अंदर कर देगा। मतलब अब तो बीमारी आने से पहले हो सकता है वैक्सीन बन जाए, बीमारी आने से पहले ही वैक्सीन बन जाए। हो सकता है आपको जो है किसी मिसाइल को टेस्ट ही ना करना पड़े, सिर्फ मिसाइल का डेटा आप क्वांटम कंप्यूटर में डाल दीजिए, मिसाइल के डेटा के आधार पर क्वांटम कंप्यूटर बता देगा कि एग्जैक्टली मिसाइल कैसे कैसे मार करेगी, कैसे कैसे विस्फोट करेगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा आगे जा रही है। तुम यहां पर छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है, पेटाफ्लॉप्स 15 बार बताया मैंने, उसके बाद तुम पेटा 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 करके कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। तो जरा सोचिए कि हम लोग कहां रहे, किस पेस से दुनिया आगे बढ़ रही है। आ रही बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों सोचिए कि ये सारी, तो इसका मतलब इसका सिकामोर नाम का सुपर कंप्यूटर, सॉरी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बनाया गया गूगल के द्वारा। 200 सेकंड की इसकी गणना जो है वो 10,000 की साल की गणना के बराबर है सुपर कंप्यूटर की। और अभी 15 दिन पहले एक और तहलका मचा दिया गूगल ने। 15 दिन पहले एक तहलका और मचा दिया, वो क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक तहलका मच गया, गूगल ने मचा दिया। क्या?
गूगल ने एक विलो नाम की चिप बनाई है। सुनो, अब इसकी इसकी बात सुन लेना, ठीक है। विलो नाम की चिप बनाई है, किसने बनाई है मेरे प्यारे बच्चों? गूगल ने। और ये कैसी चिप है? क्वांटम चिप है। कहां लगेगी? क्वांटम कंप्यूटर में लगेगी। सर इसका इसका क्या है? इसका ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये इतनी शक्तिशाली है, ये विलो नाम की चिप, गूगल के द्वारा बनाई गई क्वांटम चिप इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी 5 मिनट की कैलकुलेशन, ठीक है, 5 मिनट इसको ऑन किया गया, इसकी 5 मिनट की कैलकुलेशन को करने में, 5 मिनट की कैलकुलेशन को करने में आज दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को जानते हो कितना वक्त लगेगा? 10 सेप्टेलियन वर्ष लग जाएंगे। 10 सेप्टेलियन का वर्ष यानी 1 सेप्टेलियन का मतलब होता है 10 की घात 24 वर्ष, ठीक है। एक और 10 सेप्टेलियन का मतलब 10 की घात 25 वर्ष। जरा सोचो, 10 के आगे ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे 25 जीरो लगा दो, तो इतना साल जोड़ने लगो तो इतने साल लग जाएंगे आज दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को सिर्फ 5 मिनट की विलो चिप की कैलकुलेशन करने के लिए। कहां है भाई साहब, कहां है आप लोग? विलो चिप की 5 मिनट की कैलकुलेशन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये 10 सेप्टेलियन साल लग जाएंगे आज के सुपर कंप्यूटर को कैलकुलेट करने में। यानी ये ब्रह्मांड जब से बना और जब खत्म हो जाएगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का इतना जीवन काल ही नहीं है, ठीक है। ब्रह्मांड बनने से ब्रह्मांड की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन हमारा सुपर कंप्यूटर वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा जो कि 5 मिनट के अंदर विलो नाम की चिप ने करके दिखा दिया। मतलब आप जान रहे हैं दुनिया कहां जा रही है सर, किस लेवल पर जा रही है। और तुमसे यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। हाँ, अर्थी पर है और काम वहां हम दूसरी सभ्यता से आए हैं क्या? सुजीत प्रजापति पूछे सर अर्थ पर ही है? नहीं सर, हम मंगल से बना के ले आए हैं। क्या बात करते हो? इनको इतना बात नहीं समझ में आ रही है तो हम क्या बात करें? समझ में आ रही है? ये देखो काजल चौहान को लग गया है कि अब कितने घंटे की क्लास होगी। इनको कुछ नहीं, इनको जाए मैं अपना सीना चीर कर दिखा दूं, सीना फाड़ करके एक एक चीज को एक्सप्लेन करूं। इनको चिंता इस बात की आज शाम को, ठीक है, मेरी जो इस शाम को मैं उसमें गार्डन में टहलने जाती हूं उसमें लेट ना हो जाए, ठीक है। तो उसलिए बार बार पूछ रही है। तो भैया जिसको गार्डन में टहलना है, शाम को किसी से मिलने मिलाना जाना है, ठीक है, कहीं पर जो है शॉपिंग करने जानी है, मिलने मिलाना जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, शादी ब्याह में जाना, निकल जाए। उसको क्या जरूरत है क्वांटम कंप्यूटर की? भाड़ में जाए क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। जलवा अपना दिखना चाहिए। मतलब सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता होगा जब आप अपनी जान लगा लगा चिल्ला चिल्ला के एक चीज समझा रहे हो, बीच में कोई पूछ ले सर कितने घंटे क्लास चलेगी। बात समझ में आ रही है? अरे रिवीजन कितना करती हो काजल, मुझे पता है। हाँ, ऐसी ही चिप क्वांटम कंप्यूटर में लगेगी, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में मैंने लिख दिया है, होप कि आपने नोट भी कर लिया होगा। विलो चिप के बाद ये गूगल द्वारा विकसित एक नई अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। यह एक जटिल गणितीय समस्या को केवल 5 मिनट में हल करने में सक्षम था। यह एक ऐसा कार्य जिसे करने में शास्त्रीय सुपर कंप्यूटर को ब्रह्मांड के इतिहास से भी अधिक समय लगता, ठीक है। इसने 5 मिनट से भी कम समय में मानक बेंचमार्क गणना कर ली, जिसे करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टेलियन अर्थात 10 की घात 25 वर्ष लग जाएंगे। मतलब जरा सोचिए कहां जा रही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर, नोट कर लिया? बिल्कुल बच्चों मजा आ रहा है? जल्दी बताइए, एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बताइए कि बिल्कुल बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है बच्चों? इसमें प्रोसेसर नहीं यूज होते हैं, इसमें जो है वो एटम्स अलग लेवल पर काम करते हैं, उसके चक्कर में तुम ना पड़ो, ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्वांटम कंप्यूटर कहां जा रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर को बस यही समस्या है मेरे प्यारे बच्चों कि क्वांटम कंप्यूटर को अभी सामान्य टाइम जो क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटम कंप्यूटर को क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्यों क्वांटम कंप्यूटर को हम जल्दी नहीं बना पाते? इसलिए नहीं बना पाते बच्चों क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो 0 केल्विन यानी कि जितना न्यूनतम तापमान इस धरती पर इस ब्रह्मांड में हो सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब पर काम करता है। यानी कि इस वक्त जो है वो कोई भी पदार्थ जो है वो क्वांटम स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वांटम कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि क्वांटम कंप्यूटर काम करता है एक अत्यधिक न्यूनतम तापमान पर जो लगभग होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब। और इतने कम तापमान पर किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी चीज को सस्टेन करना, यानी उसको लैब में तैयार कर लिया गया वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको सस्टेन करना इतना आसान काम नहीं होता है। यही एक समस्या है जिसकी वजह से अभी क्वांटम कंप्यूटर्स बनने में वक्त लग रहा है, अभी समय लगेगा। और जब हम लोग इसको रूम टेंपरेचर पर क्रिएट करना जान जाएंगे, सामान्य रूम टेंपरेचर पर क्रिएट करना जान जाएंगे, तो अभी हम लोग क्वांटम कंप्यूटर को वैसे यूज कर सकेंगे जैसे कि सुपर कंप्यूटर हम कर पा रहे हैं। तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन ये फ्यूचर है। क्वांटम कंप्यूटर जो है मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे की बात अगर हम लोग करें बच्चों, तो यही क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की मदद से एक चीज की शुरुआत होती है जिसके बारे में जानना आप लोगों को चाहिए, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब यहां पर अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, अगर यहां पर बात की जाए इस तरीके से चीज की जाए तो हाँ, तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है, किस लेवल पर काम करता है, तो इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर बात की जाए कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है, वो होता है, दुनिया होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, उसको मत सोचो। बिल्कुल सिंपल सी बात में मैं आपको समझा दूंगा, एक लाइन में आप लोगों को समझा दूंगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्या है कि देखो मेरे प्यारे बच्चों कि देखो मानव जो है, मानव मानव क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? बुद्धिमत्ता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बुद्धिमत्ता पाई जाती है, ठीक है। मानो ये बुद्धिमत्ता पाई जाती है। तो
बुद्धिमत्ता क्या होती है? बुद्धिमत्ता का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को सेंस कर लेना, यानी किसी चीज का अनुभव कर लेना, किसी चीज की संवेदना। ठीक है, तो मानव की बुद्धिमत्ता के कुछ मतलब कह सकते हैं कैरेक्टर होते हैं। मानव की बुद्धिमत्ता के, ठीक है, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है मानव की बुद्धिमत्ता के कैरेक्टर की संवेदना, यानी किसी चीज को सेंस करने की ताकत। ठीक है, सेंस करने की ताकत। कोई भी चीज हम छू कर, देख कर, इंसान मानव मानव बुद्धि बुद्धि वाला जीव क्यों है? क्योंकि वो चीजों को देख कर, उसको सुनकर, उसको टच करके क्या कर सकता है? चीजों को अनुभव कर सकता है, उसको उसके अंदर संवेदना होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, कौन है ये? और हाँ, बहुत सारी चीजें रीमा कुशवाहा आ गई हैं, और इसके बाद जो है अब इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये समझिएगा, ठीक है, मैं को समझिएगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या बताया कि मानव एक बुद्धिजीवी है, ठीक है, बुद्धि वाला जीव है, और उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला कारक होता है वो संवेदना का होता है। यानी मानव को बुद्धि वाला बुद्धिजीवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर चीजों को सेंस करने की क्षमता होती है, उसको चीजों को समझने की क्षमता होती है, किसी चीज को देखकर, किसी चीज को सुनकर, किसी चीज को परखकर वो चीजों को समझ लेता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज मानव के अंदर बुद्धिमत्ता वाली होती है वो होता है इसकी लैंग्वेज, यानी कि भाषा का ज्ञान। क्या होता है बच्चों? भाषा का ज्ञान। मानव के अंदर भाषा का ज्ञान होता है, यानी कि वो भाषाओं को समझ सकता है, भाषाओं को पढ़ सकता है, भाषाओं को समझ सकता है, भाषाओं को जान सकता है, और अपनी भाषा में चीजों को दूसरों से बता सकता है। इसलिए मानव की बुद्धिजीवी है। मतलब ये बुद्धि, मानव बुद्धिजीवी क्यों है, बुद्धि वाला जीव क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ये सब क्षमताएं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मानव को के अंदर जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट मतलब किसी चीज में कह सकते हैं कि वो एक तरीके से सच मतलब अपने आप को एक्सपर्ट बना सकता है। एक्सपर्ट बनाने का मतलब ये हो जाता है कि किसी चीज में उसको क्या मिल जाता है कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रवीणता आ जाती है। ठीक है, यानी उसके अंदर प्रवीणता, यानी किसी चीज के लिए उसको प्रवीणता। ठीक है, प्रवीणता मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी चीज को, अगर किसी भी मानव को समझाया जाए, ठीक है, समझाया जाए या उसको सिखाया जाए, तो वो चीजों को सीखता है और उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट हो जाता है, समझ आए? तो किसी भी इंसान, ठीक है, मानव की बुद्धिमत्ता के बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वो होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर दृष्टि प्रणाली होती है, यानी किसी चीजों को देखकर, ठीक है, समझ देखकर, और साथ ही साथ चीजों को जो नहीं दिख पाती उसको बहुत फ्यूचर तक जो है वो प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है, एक तरीके की दृष्टि प्रणाली है। तो याद रखिएगा, मानव की बुद्धिमत्ता के बहुत सारे कारक होते हैं। एक संवेदना होती है, यानी चीजों को देखकर, सुनकर, ठीक है, टच करके वो चीजों को महसूस कर सकता है। भाषा का ज्ञान है, उसको होता है। उसके अंदर किसी भी चीज को ट्रेन कर दिया जाए तो उसमें प्रवीणता आ जाती है, यानी वो एक्सपर्ट बन जाता है, चीजों को सीखता है। साथ ही साथ उसके अंदर किसी भी चीज को समझकर और उसके लिए प्रिडिक्ट करने का, यानी उसको अनुमान लगाने की क्षमता होती है। मतलब उसने देख लिया कि भाई ये जो लड़की है जो इस वक्त बात कर रही है, ठीक है, बात कर रही है मेरी क्लास के अंदर, ठीक है, ये इतना बात यहाँ पे करती होगी तो जीवन में कैसे बात करती होगी, तो इस बात पे मैं अनुमान लगा सकता हूँ। ठीक है, इस बात पे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ये कितनी बातूनी लड़की होगी, और फिर ये इसके अगर बात ही करती रहेगी तो पढ़ेगी कैसे? पढ़ लिख नहीं पाएगी। जब ये पढ़ लिख नहीं पाएगी तो फिर ये कैसे आईएएस बनेगी? तो क्या आईएएस बन सकती है? तो क्या हुआ, आपकी चीजों को सबको, आपके जो नेचर, आपकी जो हरकतें कर रहे हैं, उस हरकत के आधार पर मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो ये जो सिस्टम होता है ये इंसानों के अंदर पाया जाता है। फ्यूचरिस्टिक दृष्टि प्रणाली होती है, यानी फ्यूचर को देख सकने की, उसको प्रेडिक्ट करने की ताकत होती है। आगे बात समझ में? तो मानव बुद्धिमत्ता में संवेदनाएं आती हैं, भाषा का ज्ञान आता है, प्रवीणता आती है, दृष्टि प्रणाली आती है, और इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों जब किसी मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की मदद से डेवलप कर दिया जाता है, जब किसी मशीन के अंदर यह मानव बुद्धिमत्ता को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, यानी ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, इनमें से एक फैक्टर या सारे फैक्टर जब किसी मशीन में सॉफ्टवेयर की मदद से या हार्डवेयर की मदद से जब जोड़ दिए जाते हैं, और ये मशीन भी इंसानों की बुद्धिमत्ता की बराबरी करने लगती है, यानी कि इंसानों की बुद्धिमत्ता की तरह, जैसे इंसानों की बुद्धिमत्ता के तरह जो है व्यवहार करने लगती है वो मशीन, जब इसको इसके अंदर जोड़ दिया जाता है, तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं बच्चों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, फिर से समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं कि देखो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव बुद्धिमत्ता यानी मानव बुद्धि वाला जीव क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर संवेदना होती है, भाषा का ज्ञान होता है, प्रवीणता होती है, दृष्टि प्रणाली होती है। ये सारे फैक्टर या इसमें से कुछ फैक्टर जब सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की मदद से किसी मशीन के अंदर जोड़ दिए जाए, और वो मशीन के अंदर इंसानों के जैसी संवेदना उत्पन्न हो जाए, भाषा का ज्ञान उत्पन्न हो जाए, प्रवीणता उत्पन्न हो जाए, दृष्टि प्रणाली उत्पन्न हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस हुआ, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को जब मशीन के साथ मेरे प्यारे बच्चों ह्यूमन इंटेलिजेंस को जोड़ दिया जाता है, तो इसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ठीक है, हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हम इंसानों के अंदर, इंसानों की बुद्धिमत्ता का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है कि इंसान जो है वो क्या करता है? लैंग्वेज बोल पाता है, यानी कि भाषा का ज्ञान है, अपनी भाषा से किसी को कुछ समझा सकता है, और कुछ वो चीजों को भाषा के ज्ञान की मदद से समझ सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? एक सिंपल से एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अपने इस फोन के अंदर, मेरे प्यारे बच्चों, इस फोन के अंदर मैंने एक सिरी नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इस सिरी नाम के सॉफ्टवेयर की ये खास बात होती है कि मैं जिस भाषा में इससे बात करता हूं, इस भाषा को सिरी नाम का सॉफ्टवेयर समझता है, और फिर उसी भाषा में मुझे जवाब देता है। तो क्या हुआ? भाषा का ज्ञान मानव की बुद्धिमत्ता का क्या है? कैरेक्टर है, फीचर है। ठीक है, अब उस मानव की बुद्धिमत्ता के इस फीचर को, यानी भाषा के ज्ञान के फीचर को, स्पीच रिकग्निशन के फीचर को हमने सिरी नाम के सॉफ्टवेयर में या गूगल टॉक नाम के सॉफ्टवेयर की मदद से डेवलप करके इस फोन के अंदर डाल दिया। अब ये फोन मुझसे मेरी भाषा को समझता है और मेरी भाषा में मुझे जवाब देता है। तो ये एग्जांपल क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल साफ साफ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। छोटे से एग्जांपल से बात समझ में आ गई। अब सीधी सी बात है बच्चों, जो काम, मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण,
आप जो है किसी मॉल में जा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। आप नहीं, रोबोट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, आगे बढ़ बढ़ के मत खेलो, ठीक है? नहीं पता मत बोलो, ठीक है? कल्पना सोनी प्लीज, ठीक है? नहीं है ये रोबोट, रोबोट अलग चीज होती है। रोबोट आगे इसका जो है एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा संभल के रहो। आता जाता एक अक्षर का तुम लोगों को नहीं है, उछल उछल कर बातें करते हो, उछल उछल के वो करते हो, मैं तुझे पूछ बोल देता हूं तो बिल्कुल जैसे फूफा की तरह से नाराज हो जाते हो। नहीं नहीं, हमको कैसे कह दिया, हम तो बहुत रिस्पेक्टेड है। कोई रिस्पेक्ट तुम्हारी नहीं है, सच बता रहा हूं। कोई इज्जत नहीं, फालतू की इज्जत को लेकर तुम कर रहे हो, ठीक है? इज्जत तब मिलेगी जिस दिन जो एम के लिए तुम लोग बनाए, जिस एम के लिए यहां पर आए हो, उस एम को हासिल कर लोगे। एम को हासिल कर लोगे, वो एम अगर हासिल हो जाएगा तो इज्जत रहेगी, और नहीं होगी ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने बता दिया है रिश्तेदारों में, नातेदारी में, तुम्हारे माता पिता ने सबने बता दिया है कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पीठ पीछे कहा जाता है, कमेंट मारे जा रहे हैं, लॉर्ड गवर्नर जा रहे हैं, आईएएस तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद आईएएस तैयारी करने जा रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को कमेंट किए जाते हैं, अरे लड़की की शादी हो गई, करने का वक्त आ रहा है, आईएएस तैयारी करवा रही है, लॉर्ड गवर्नर बनवाएंगे, ऐसे कमेंट मारे जाते हैं। कोई खास इज्जत नहीं है। इज्जत तब होगी जब वो लक्ष्य पा जाओगे। नच नहीं पा पाओगे तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। एक बड़ा अच्छी कहावत है, इस कहावत में कहा जाता है कि जो कामयाबी होती है उसके 100 बाप होते हैं। कामयाबी के 100 बाप होते हैं, और नाकामयाबी हमेशा अनाथ होती है। अपने भी माँ बाप जो है वो पहचानने से इंकार कर देते हैं, कह देंगे बाद में कि हम तो कह रहे थे कि वो बीएड कर लो, हम तो कह रहे थे कि टीजीटी कर लो, हम तो कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं वो टीचिंग वाली जॉब पकड़ लो, पता नहीं आईएएस तैयारी करने का भूत चढ़ा हुआ था। तो सर कोई इज्जत नहीं है। जो लोग अभी इज्जत के लिए चिल्ला रहे थे ना, हमारी सर ने बेइज्जती कर दी, जो सर कोई बेइज्जती नहीं, ठीक है? सक्सेस हो जाना तो क्या कहते हैं इज्जत रहेगी, नहीं तो कोई बेइज्जती नहीं है। बीच बीच में उछल उछल के पूछ लो कितने घंटे क्लास चलेगी, कितने घंटे क्लास चलेगी, और तुम सोचते हो कि और सलीम सर चिल्ला चिल्ला के अपनी जान लड़ा के पढ़ा रहे हैं, और बीच में कूद कूद पूछ लो कितने घंटे क्लास चलेगी, ठीक है? पढ़ने से तुम्हें मतलब नहीं है और तुम बेइज्जती की बात कर रहे हो, ठीक है? तो इस बात समझ लेना। तो याद रख लेना बच्चों, ये बात अपने गांठ बांध लो कि हमारी इस वक्त कोई इज्जत नहीं, हमें इज्जत बनानी है, सिर्फ अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की, अपने पूरे परिवार की इज्जत बनानी है। इसका जो दारोमदार है, जो हमारे पास जो क्या कहते हैं इसकी जिम्मेदारी है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है? अभी हमारी कोई इज्जत नहीं करता। थोड़ा सा पीठ पीछे पता करो अपनी इज्जत के बारे में, ठीक है? तो तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, इज्जत की जिम्मेदारी बनाने की तुम्हारे ऊपर है। आज मेहनत नहीं करोगे, बीच में उछल उछल के पूछते रहोगे कि सर क्या कहते हैं कितने घंटे क्लास चलेगी, हमें कहाँ कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत करो, और ज्यादा मेरे ऊपर गुस्साने से, मेरे ऊपर चढ़ने से किसी का कुछ होने वाला नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ना तुम्हारा कुछ लो, ठीक है? मुझे बुरा भला कहने, मुझे गालियां देने से कोई मुझ पे कोई नहीं, लेकिन एग्जैक्टली अगर इसी बहाने तुम मेरे वजह से बन जाओ तो ये समझ लो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो सर आप जो है मेहनत कीजिए, सच्चाई मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं और टीचरों की तरह से नहीं आके तुम लोगों से झूठी बातें करूंगा, मक्कारी वाली बातें करूंगा कि भैया जो है नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम कर पाओगे, ठीक है? तो जबकि मुझे पता है कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए सच्चाई बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। मेहनत करोगे सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है? क्लास की तरह से कंसंट्रेट करोगे, 3 घंटे क्लास 4 घंटे क्लास में एक बार भी चूं चा नहीं, जान लगा के पढ़ोगे, अपनी लिमिट को बढ़ाओगे, ठीक है? तब सपने पूरे होंगे। जब सपने पूरे होंगे तो दुनिया इज्जत करेगी, दुनिया सैल्यूट करेगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करता। समझ में आ रही बात? बिल्कुल बात ठीक है, समझा करो, ठीक है? तो अब यहां पर बात ये फैक्ट बात बता दिया, बाकी अब जो मुझे कहना हो सुनना हो कह लेना, सुन लेना, कोई से फर्क नहीं पड़ता। सच बात बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, तो अब यहां पर मैं बात कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, अब सिंपल सा एग्जांपल मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि आपने एक सेट अलार्म लगा दिया, मतलब एक सिस्टम लगा दिया, जैसे हम लोगों ने बताया था, याद होगा कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बताया था, ठीक है? तो अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बताया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैंने बताया था कि आप क्या कर रहे हैं, जो काम आपको स्विच ऑफ करना था, आपके घर में जो है गीजर लगा हुआ था, स्विच ऑफ करना भूल गए, उसके बाद जो है वो आपके यहाँ एक ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप कर दिया गया जिसमें 1 घंटे के बाद जो है गीजर अपने ऑफ हो जाएगा। तो जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस से होना था, यानी इंसान जाकर उस गीजर को ऑफ करता, ठीक है, वो इंटेलिजेंस का यूज ना करके आजकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया गया कि गीजर इतने सेकंड के बाद या इतनी मिनट के बाद अपने ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपने आप ऑफ हो जाएगा, यानी इंसान का जो काम था, इंसान का इंटेलिजेंस जहां पर यूज होना था, वहां पर क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप कहीं पर जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, मॉल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, शीशे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, देखा होगा आपने। तो पहले एक इंसान बैठ खड़ा रहता था, जब आप एक इंसान को देखता था तो क्या करता था, दरवाजा खोल देता था। यहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज हो रही थी, यानी इंसान एक दरबान जो वहां पे खड़ा होता था, वो पहले आपको पहचानता था, आप अंदर घुसने लायक हैं तो आपको पहचानता था, उसके बाद आपको पहचान कर दरवाजा खोल देता था। यहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस थी। अब क्या है, आप जैसे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक सेंसर लगा होता है, सेंस कर लेता है, एक इंसान आया है, और फिर उस सेंसर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। यानी पहले वो काम एक दरबान करता था दरवाजा खोलने का, अब इंसान को पहचान कर दरवाजा खोल देता था, तो वो था ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब उसी ह्यूमन इंटेलिजेंस को सॉफ्टवेयर और सेंसर की मदद से दरवाजे में डेवलप कर दिया गया कि जैसे कोई इंसान दरवाजे के पास पहुंचेगा, सेंसर उसको सेंस करके अपना दरवाजा खोल देगा। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा। तो अब यहां पर, ठीक है, अब आप समझिए, तो इसका मतलब इस दुनिया में कहीं पर भी मानव बुद्धिमत्ता को, जिसमें संवेदना है, भाषा का ज्ञान है, प्रवीणता है, दृष्टि प्रणाली है, अगर इसके इंटेलिजेंस को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद से किसी मशीन में डेवलप कर दिया जाए और वो मशीन भी इंसानों की बुद्धिमत्ता जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वक्त जो हम लोग कहते हैं गूगल ये पता कर दो, तो एग्जैक्टली ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके घर में जो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन ऑफ हो जा रही हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आगे बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, दरवाजा अपने आप खुल जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, पहले आप वॉशिंग मशीन में कितना कपड़ा डालना है, कितना सर्फ डालना है, कितना पानी डालना है, कितनी बार धुलना है, आप डिसाइड करते थे अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर। इस वक्त मशीन डिसाइड कर रही है, वॉशिंग मशीन डिसाइड कर रही है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आगे बात समझ में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर है, हर जगह है इस वक्त, तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज होता था, लेकिन अब क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या कर रहे हैं कि उसकी जगह पर, आप ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह पर उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, मुझे लगता है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिए।
जल्दी बता दीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन थे बच्चों? याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक थे वो जॉन मैकार्थी थे। क्या थे? जॉन मैकार्थी थे। उनके अनुसार बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर जगह यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हर जगह। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है, इसके फादर कौन है, ये सब मैंने यहां पर लिख दिया है। इसको बाद में जो चीज मैंने अभी आपको समझाई, सरल भाषा में समझाई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, वही सारी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है। आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिया है। बोल बोलकर लिखा था या आपको इसको देता तो उसमें समय ज्यादा लगता। समय बचाने के लिए मैंने ये सारी चीजें यहां पर लिख दी हैं। आपको आफ्टर क्लास नोट्स मिल जाएगा, साथ ही उसमें उतार लीजिएगा, नहीं तो क्लास में जब रोककर आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को जोड़ा, मशीन के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को जोड़ा जाता है, जिसमें प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रवीण प्रणाली, एक्सपर्ट सिस्टम, दृष्टि प्रणाली, विजन सिस्टम, वाक पहचान, स्पीच रिकग्निशन वगैरह शामिल होती है। इन्हीं सब चीजों को सॉफ्टवेयर की मदद से या सेंसर की मदद से, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद से, सेंसर की मदद से जब हम लोग किसी मशीन के अंदर जोड़ देते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर, 100% बात क्लियर। अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप लोगों को उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, उदाहरण बताऊंगा जिसमें आपका चैट जीपीटी से लेकर हर चीज शामिल होगी, सारी चीजें शामिल होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए, सिर्फ 10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद मैं आता हूं, तो फिर आपको जो है इसके सारे एप्लीकेशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और साथ ही साथ इसके एग्जांपल बताऊंगा, प्लस रोबोटिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर मैं आता हूं, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं। ठीक है, वेलकम बैक बच्चों। वेलकम बैक। चलिए, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको पता ही चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कहां-कहां पर इसका उपयोग होता है, किस-किस तरीके से इसका उपयोग होता है। ये सारी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात की जाए बच्चों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए, तो इस वक्त एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जो एक रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसे बोलते हैं जेनरेटिव एआई। क्या बोला जाता है? जेनरेटिव एआई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो बहुत सारे रूप हैं। मैंने आपको बताया कि आपके घर में अगर एक पंखा अपने आप स्विच ऑफ स्विच ऑन हो रहा है, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। आपका फोन जो है आपका जवाब दे रहा है, आपकी भाषा में दे रहा है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर एक मॉल में जा रहे हैं, आपका दरवाजा अपने आप खुल जा रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप होता है जिसे बोलते हैं जेनरेटिव एआई, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जेनरेटिव एआई या जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसे समझिए। जब किसी सॉफ्टवेयर की मदद से या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से जब हम किसी चीज को जनरेट करते हैं, जैसे हम कोई चीज टाइप कर दें, ठीक है, टाइप कर दें किसी सॉफ्टवेयर में कि मुझे इस तरीके की तस्वीर बना के दो, तो फाइनली वो जिस तरीके की, जिस आकार की एक पहाड़ दिखना चाहिए जिसमें सूरज निकल रहा है, सामने से नदी बह रही है, ऐसा मैं लिख कर अगर किसी सॉफ्टवेयर में, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में मैं डाल दूं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एक तस्वीर बना दे जैसा मैं उसको बोलूं, तो ये हो जाता है जेनरेटिव एआई। ठीक है, समझ में आ रही बात? जेनरेटिव एआई। अगर मैं कुछ लिख दूं कि ऐसे ऐसे एक वीडियो बना दो, अगर वो वीडियो बना देता है तो वो हो गया जेनरेटिव एआई। अगर मैं टेक्स्ट को बोल देता हूं, टेक्स्ट लिख देता हूं, वो कुछ उसके बदले में बोल दे, वही टेक्स्ट पढ़ दे, तो ये हो गया जेनरेटिव एआई। सारी बात समझ में? जनरेटिव एआई। अगर मैं किसी तो मतलब यह है टेक्स्ट को स्पीच में बदलने का काम, ठीक है, स्पीच को टेक्स्ट में बदलने का काम, टेक्स्ट को फोटो में बदलने का काम, टेक्स्ट को जो है वो वीडियो में बदलने का काम अगर कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसे जनरेटिव एआई के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जनरेटिव एआई के नाम से जाना जाता है। तो इस वक्त मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, बहुत नाम सुना होगा। तो जो चैट जीपीटी है वो एक तरीके का जनरेटिव एआई है, जहां पर आप कुछ उसमें लिखते हैं और वो उसी के हिसाब से आपको कोई फोटो बना के दे देता है या आपको वो उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके दे देता है। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? जनरेटिव एआई। अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सोरा के बारे में, सोरा के बारे में। तो अभी आप लोगों ने चैट जीपीटी, ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी है, ओपन एआई एक कंपनी का नाम है, उस कंपनी का ये जो ओपन एआई ये जनरेटिव एआई है वो है चैट जीपीटी। इसके अलावा गूगल का बार्ड है, ठीक है, बार्ड है, ये भी एक जनरेटिव एआई है। सोरा है, सोरा जो है ओपन एआई का ही, ओपन एआई जो कंपनी है उसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, टेक्स्ट को वीडियो में बदल देता है। टेक्स्ट को किसमें बदल देता है मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो में। यानी जैसा टेक्स्ट आप लिख दोगे वैसा ही ये वीडियो बनाकर आपको देगा। इसके अलावा और कई सॉफ्टवेयर है, डाले है, ये भी एक जनरेटिव एआई है। और भारत का अपना पहला जनरेटिव एआई जो बनाया है वो ओला नाम की कंपनी ने बनाया है और उसका नाम रखा है मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम। क्या नाम रखा है बच्चों? कृत्रिम नाम रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जनरेटिव एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी टेक्स्ट को स्पीच में बदल दे, आवाज में बदल दे, किसी भी स्पीच को टेक्स्ट में बदल दे, इसके अलावा किसी भी टेक्स्ट को से फोटो बना दे, किसी भी टेक्स्ट से वीडियो बना दे। तो ऐसे जितने भी एआई हैं, एआई सॉफ्टवेयर है, उन्हें हम लोग जनरेटिव एआई के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
जनरेटिव एआई में जो सबसे मशहूर है वो ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का बार्ड है, सोरा है जो टेक्स्ट से वीडियो में बदल देता है, डाले है, और इंडिया का जो पहला जनरेटिव एआई है उसका नाम क्या है, कृत्रिम है। अब अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो चैट जीपीटी नाम का जो ये सॉफ्टवेयर है इसे किसने बनाया है? ये जो चैट जीपीटी नाम का सॉफ्टवेयर है ये ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। कंपनी का नाम क्या है बच्चों? ओपन एआई। कहीं भी पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? ओपन एआई। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या करता है, टेक्स्ट को किसी भी स्पीच को टेक्स्ट में, टेक्स्ट को स्पीच में, साथ ही साथ अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो ये इंफॉर्मेशन लाकर आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर एक खास बात है चैट जीपीटी के अंदर कि ये एक ऐसा चैटबॉट है जो कि रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक से चलता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि इस वो आपको बता रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो अगर वो मान लीजिए बता रहा है 1856 बता रहा है, तो अगर ये गलत बता रहा है तो आप उसमें फीडबैक दे दीजिए कि नहीं 1856 गलत है, 1857 में हुआ था। इसी तरीके से वो अगर आप उसको ह्यूमन फीडबैक देते हैं, अगर वो कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो गलत इंफॉर्मेशन को अगर आप सही करते हैं तो ये सीख जाता है और फाइनली जो है अपने आप पहले वेरीफाई करेगा कि ये 1857 सही है या 1856 सही है। जब उसके वेरिफिकेशन में ये समझ जाएगा कि 1857 सही है तो अगली बार से ये अपने आप को करेक्ट करके बताएगा कि 1857 को हुआ था। तो मतलब ये है कि रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, मतलब कि जो फीडबैक ह्यूमन देता है उससे वो सीखने का काम करता है, जो तुम भी नहीं करते हो। देखो जैसे मैंने बहुत लोगों को समझाता हूं कि मैं पढ़ाई करो, लिखाई करो, टीचर समझाता है, चिल्ला चिल्ला के बताता है, डांटता है, माता पिता समझाते हैं, तो लेकिन हम इंसान होकर भी उसे नहीं समझते हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी समझ जाता है। चैट जीपीटी में अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को वो सही कर सकता है। समझ रहे मेरी बात? समझ में? तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो मानव की तरह प्रश्नों का उत्तर देता है। ये रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक पर काम करता है, यानी इंसान अगर इसको करेक्ट कर दे तो ये इंसानों की करेक्शन को समझकर अपने आप को सुधार कर लेता है। ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। इसी तरीके से बार्ड और एआई गूगल कंपनी ने जो है बार्ड नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे कि आपका ये चैट जीपीटी है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से बहुत सारे चैटबॉट्स बनाए गए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर बहुत लंबी कन्वर्सेशन करनी है, बहुत लंबी बात करनी है और आपकी बात को बहुत उसको याद रखने का काम करता है, एक सॉफ्टवेयर है क्लाउड। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑनलाइन आप सर्च करना चाहते हैं कोई चीज, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का बिंज एआई है। इसके अलावा इंटीग्रेशन विद गूगल एप्लीकेशन, बहुत सारी गूगल एप्लीकेशन को एक साथ जोड़कर एक एप्लीकेशन में समाहित कर देता है, उसका नाम गूगल बार्ड है। इसके अलावा मेटा लामा है, मेटा का जो आपका जो ये मेटा कंपनी है जिससे जो फेसबुक वाली कंपनी है उसका लामा है। इसके अलावा पर्सनल यूज के लिए पाई है। इस तरीके से चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है ऐसे चैटबॉट्स बना रही हैं, ठीक है, चैटबॉट्स बना रही हैं जो कि क्या कर सकते हैं कि कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं और आपकी चीजों से वो सीख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। यहां पर जो मुस्कान, ठीक है, वंदना और ये सारी लोगों की बात कर रही हैं, शिवम जैसे लोग जो भी लोग बात यहां पर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या चाहते हो कि बेइज्जती हो जाए? क्या चाहते हो कुछ कड़वा सुनना चाहते हो? क्या चाहते हो कि ठीक है कुछ कुल मिलाकर जो है वो मतलब बेइज्जती क्या होगी? इज्जत तो है ही नहीं। मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती जब तक हम सब बड़ी स्थिति ना। लेकिन क्या चाहते हो कि क्लास ना चले, तुम कुछ देर में तुम्हारे ऊपर दूं, ठीक है, ये सब चाहते हो। ठीक है, ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं ये बातें, ठीक है, थोड़ा सा तो शर्म रखो। ठीक है, बेशर्मी की भी एक हद होती है, उसको भी पार कर जाते हो तुम सब। ठीक है, उसमें भी महिलाएं, अभी वंदना और मुस्कान और क्या कहते हैं इनको लोग कह दिया, अब इनकी इज्जत आ गई होगी। अरे आपने लड़की को ऐसे कह दिया, आपने महिला को ऐसा कह दिया, आपने जो है फीमेल को ऐसा कह दिया। हाँ मैं कह सकता हूं, मैं लड़की और लड़के में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं। अगर मैं प्यार लड़की लड़के को बराबर कर सकता हूं तो डांट भी लड़की लड़के को बराबर सकता हूं। ठीक है, तो बेइज्जती भी लड़की लड़के को बराबर कर सकता हूं। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं। तो इसके लिए आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपकी बेइज्जती नहीं हो सकती है और आपकी सारी चीजें नहीं हो सकती है। मैं कुछ भी कह सकता हूं, ठीक है, और आप मुझे कुछ भी करते रहिए। कुछ अब क्या मैं बताऊं, छोड़ो, टाइम नहीं खराब करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब बस समझ में आ गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों चैट जीपीटी क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से भारत में इसी तरीके का एक चैटबॉट बनाया गया है, एक जनरेटिव एआई बनाया गया है। ठीक है, तो एक वो जनरेटिव एआई बनाया गया है जिसका नाम है कृत्रिम। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? कृत्रिम नाम का एक जनरेटिव एआई बनाया गया है। जैसे कि चैट जीपीटी है ना बच्चों, उसी तरीके से इंडिया में भी चैट जीपीटी जैसा एक जनरेटिव एआई बनाया गया है जो कि ओला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये ओला कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसको जो है कि इसके जो मालिक हैं वो भाविश अग्रवाल और कृष्णमूर्ति वेणुगोपाल हैं। ठीक है, इन्होंने 2023 में इसको लॉन्च किया। नाम है इसका कृत्रिम। कृत्रिम का खास बात यह है मेरे प्यारे बच्चों की ये भारतीय भाषाओं में ज्ञान देता है। जैसे कि आपका जो चैट जीपीटी है वो हिंदी में भी देता है लेकिन उतनी करेक्ट हिंदी नहीं बोल पाता, या फिर इंडियन जो लैंग्वेज है जैसे कि मराठी है या तमिल है या कन्नड़ है उसमें जवाब देने में उसको दिक्कत होती है। लेकिन हमारा ये जो कृत्रिम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो जनरेट वो है, तो वो जो कृत्रिम है मेरे प्यारे बच्चों ये भारतीय भाषाओं में और भारतीय ज्ञान पर बनाया गया सॉफ्टवेयर है कृत्रिम। ठीक है, जैसे ये चैट जीपीटी की तरह है लेकिन ये भारतीय भाषाओं में बनाया गया है, भारतीय और स्थानीय ज्ञान पर बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ ये हमारी भारतीयता को की संवेदनाओं को समझते हुए जवाब देता है। ठीक है, ये 22 भाषाओं को समझ सकता है और 10 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, 22 भाषाओं को समझ सकता है और 10 भाषाओं में टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, यानी आपको जानकारी दे सकता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे चैट जीपीटी है वैसा ही भारत में पहला जनरेटिव एआई बनाया गया, एक चैटबॉट बनाया गया जिसका नाम कृत्रिम है। ओला कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया और ये भारत का पहला जनरेटिव एआई है जो 22 भाषाओं को समझ सकता है और 10 भाषाओं में जवाब दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही बात? बिल्कुल बात क्लियर? ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, चैट जीपीटी समझ में आ गया, कृत्रिम समझ में आ गया, जनरेटिव एआई समझ में आ गया। बिल्कुल बताइए, कमेंट बताइए जल्दी से, बिल्कुल बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें हैं। अब इसी तरीके का जैसे कृत्रिम है उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर रिलायंस लॉन्च करने जा रहा है, ये भी जनरेटिव एआई है। और इस जनरेटिव एआई की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को स्पीच में बदल सकते हैं, स्पीच को टेक्स्ट में बदल सकते हैं, भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
ठीक है। तो अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर जो कि टेक्स्ट को स्पीच में, स्पीच को टेक्स्ट में, स्पीच को वीडियो में, वीडियो को क्या कहते हैं, स्पीच को वो टेक्स्ट को जो है वीडियो में, टेक्स्ट को जो है इमेज में बदल सकता है। ठीक है, बदल सकता है, उसका नाम है हनुमान। ठीक है, क्या नाम बच्चों रखा गया है? हनुमान। याद रखिएगा, ये रिलायंस के द्वारा एक जो है एआई चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है, एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी है, उसी तरीके से रिलायंस एक चैटबॉट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम रखा जाएगा हनुमान। क्या रखा जाएगा? हनुमान। इसे इसी फरवरी 2024 में, मार्च 2024 में लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। बाकी जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। तो रिलायंस कंपनी के द्वारा चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है, जैसे कि चैट जीपीटी है, उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हनुमान नाम है, जो कि जियो, अच्छा हनुमान जो हमारी जो रिलायंस है, उस रिलायंस कंपनी का जो कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाला जो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाला जो कंपनी है, उसका नाम जो है वो क्या है? वो जियो ब्रेन है। क्या नाम है बच्चों? जियो ब्रेन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनी का नाम जियो ब्रेन है और ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है, उसका नाम है हनुमान। ठीक है, हनुमान, याद रखिएगा। ठीक है, हनुमान। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बच्चों अभी सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जा रहा है केसों को समझने के लिए और केसों की एनालिसिस करने के लिए और भारतीय भाषाओं में केसों को समझने के लिए। क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सुवत सॉफ्टवेयर, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अगर वर्डिक्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, तो जो फैसले सुनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इंग्लिश में सुनाए जाते हैं। वहां पर जो भाषा यूज होती है वो इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश भाषा में उसको सुनाया जाता है। कोई भी फैसले जो दिए जाते हैं वो इंग्लिश भाषा में दिए जाते हैं, उनको भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने का काम, उसको हिंदी में या कोई भी इंसान है उसको समझ सके, उसको भारतीय भाषाओं में समझने बदलने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कर रहा है जिसका नाम सुवस है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो है वो जो वकील हैं, ठीक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो जो पूरा का पूरा केस समझ सके, पूरा का पूरा केस की एनालिसिस कर सके, उस पर रिसर्च कर सके, उसके सारे पहलुओं की जांच कर सके, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है बच्चों सुपेस, न्यायालय दक्षता में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। तो आर्टिफिशियल, तो सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज ही कर रहे हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यूज ही कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अब सुप्रीम कोर्ट तक में किया जा रहा है, जहां पर आप किसी भी सुवस और सुपेस का उपयोग किया करके, सुवस का उपयोग करके आम जनता जो है किसी भी चीज को जो है अपनी भाषा में पढ़ सकती है, और सुपेस का उपयोग जो है वो जो वकील हैं, जज हैं, वो रिसर्च के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको ये सारा लेटेस्ट बिल्कुल करंट अफेयर के साथ मैं आप सब चीजों को अपडेट कर रहा हूं। समझ लीजिए, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो कि आपकी लाइफ में मतलब आपको कहीं से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में यानी कि हमारे उसमें भी इसका यूज हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आजकल जो है इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, देखिए ये सब तो अच्छी बातें रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है हम लोग डेली कर रहे हैं, टेक्स्ट को स्पीच में, स्पीच को टेक्स्ट में, घरों में उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह उपयोग कर रहे हैं, ये सब तो पॉजिटिव बातें थी। लेकिन आजकल जो है, ठीक है, आजकल जो है इसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसका उपयोग निगेटिव चीजों में भी किया जा रहा है। अब बच्चों निगेटिव चीजों में कैसे किया जा रहा है उसको देखिएगा। निगेटिव चीजों में उपयोग किया जा रहा है तो एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त काफी निगेटिवली जो है इन सब चीजों का यूज कर रही है, जिसका नाम है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी आप लोग काफी सुन रहे होंगे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो बच्चों डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है? डीप फेक टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही निगेटिव उपयोग है, यानी नकारात्मक उपयोग है। समझ में आ रही बात? तो अब नकारात्मक उपयोग की बात अगर की जाए तो नकारात्मक उपयोग में डीप फेक टेक्नोलॉजी है। डीप फेक टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? किसी भी इंसान की आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से क्लोन कर लिया जाता है, उसका जो है क्लोन तैयार कर लिया जाता है, या उसके वीडियो को तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके शरीर मतलब उसी की तरीके का एक फेक वीडियो बनाया जाता है, और उसकी आवाज की मदद से या वीडियो की मदद से किसी से पैसे मांगे जाते हैं, किसी को धमकाया जाता है, किसी से फिरौती मांगी जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आजकल किया जा रहा है बच्चों डीप फेक टेक्नोलॉजी में। डीप फेक टेक्नोलॉजी में करते क्या है? सबसे पहले किसी भी इंसान का वीडियो लेते हैं, मान लीजिए किसी भी इंसान का जो है वो उन लोगों ने क्या किया, न्यूड वीडियो ले लिया, मतलब किसी भी, मतलब मान लीजिए किसी भी जो एडल्ट वेबसाइट है उनसे न्यूड वीडियो उठा लिया, और जिस इंसान का वीडियो बनाना है उसके फेसबुक से, उसके इंस्टाग्राम से वीडियो निकाल लिया। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या किया जाता है? जिस इंसान का हमें फेक वीडियो बनाना है उसके चेहरे को क्या किया जाता है, जो न्यूड वीडियो न्यूड वेबसाइट्स पर अवेलेबल होता है, ठीक है, जो एडल्ट वेबसाइट्स होती है उन पर अवेलेबल होता है, उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसके चेहरे पर, मतलब किसी मान लीजिए कोई न्यूड मॉडल है तो उसके चेहरे पर किसी सामान्य आदमी का चेहरा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो ऐसा फिक्स किया जाता है, ऐसा उसको बनाया जाता है कि लगता है कि वो उसी सामान्य इंसान का वीडियो है। तो फाइनली आप किसी इंसान का एक न्यूड वीडियो तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद इसको पूरी हर जगह पे सर्कुलेट कर दिया जाता है कि ये न्यूड वीडियो जो है इस इंसान का है, इसका जो है ये एमएमएस रिलीज हो गया है। तो ये चीज जो कहलाती है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से आजकल जो है वो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है। मतलब एक पुलिसमैन आएगा, ठीक है, वो लगेगा बिल्कुल आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, डीआईजी है, और वो आपसे वीडियो कॉल करेगा, आपको लगेगा इनको तो हम पहचानते हैं, तो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, और वो एक्सेल में होगा दूसरा आदमी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसका चेहरा बिल्कुल आईपीएस ऑफिसर की तरह से बना दिया जाएगा। फाइनली वो आपसे कहेगा 1 करोड़ रुपए हमें दे दो, तो तुम्हें जो है हम डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कर देंगे, आप जो है डिजिटल अरेस्ट रहोगे, आप उन्हें पैसा दे दोगे, और फाइनली जो है वो आपसे जो है करोड़ों रुपए उगा लेंगे। तो ये सब चीजें जो की जा रही है बच्चों, जिसमें चेहरा बदल दिया जाता है या फिर आवाज का क्लोन तैयार कर दिया जाता है, इसे डीप फेक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीप फेक। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों, डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से तैयार किया गया
या मनोरंजन मीडिया का वह अवास्तविक रूप है जिसका उपयोग ऑडियो वीडियो विजुअल कंटेंट के माध्यम से लोगों को बहकाने अथवा गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों डीप फेक टेक्नोलॉजी भी आपको समझ में आ गई होगी कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फेक वीडियोस बनाते हैं, फेक वीडियोस बनाकर किसी को हम उसको उससे उगाही करते हैं, पैसे की उगाही करते हैं, या उसको जो है वो हम धमकाते हैं, या उसको उसका जो है न्यूड वीडियोस हम वायरल कर देते हैं। ये सब चीजें जो है वो जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें देखो, जहां पर मनीषा सोनकर, जहां पर कोई चीज अच्छी होती है वहीं पर उस चीज का बुरा भी होता है। ठीक है, उसका बुरा भी होता है। तो हमेशा याद रख लेना कि जहां पर गॉड है वहीं पर एविल भी है, यानी जहां भगवान है वहां पर शैतान भी होगा। ठीक है, तो शायद अब डिपेंड करता है कि कुछ लोग उसका अच्छाई वाला यूज करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अच्छे के लिए बनाया गया, लेकिन कुछ लोग उसका नेगेटिव उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो लोग उसी टाइप के हैं। तो बाकी जो है ज्यादा चीजें जो है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारा बेहतर ही किया है, बुरा तो अब कुछ है उससे बचने की जरूरत है, हर जगह होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों जिसका नाम होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? वर्चुअल रियलिटी का मतलब होती है, हिंदी में से बोलते हैं आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी क्या है? आभासी वास्तविकता। मतलब यह है कि आप जैसे यहां पर मौजूद हैं और आपने एक चश्मा पहन लिया, जिसे वीआर बॉक्सेस कहते हैं, या वीआर कह सकते हैं कि वीआर चश्मे बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस कहते हैं। वीआर ग्लासेस पहनने के बाद आपको बच्चों 3D में सारी चीजें दिखना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा अगर मॉल वगैरह में कभी गए होंगे तो वहां पर ऐसे गेम्स होते हैं, उस गेम्स को आपको पहन लीजिए, चश्मे को पहन लीजिए और उसके बाद आपको एक 3D गेम दिखाई पड़ने लगेगा। कुछ देर के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप उसी गेम के अंदर मौजूद हैं, वो गेम जो चल रहा है वो जैसे जा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, आपको लगता है कि आप भी उसी का भाग हैं। तो इसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। जब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर की मदद से एक ऐसा 3D वीडियो आपको दिखाया जाता है जिसमें लगता है कि आप उसी वीडियो के भाग हैं। ठीक है, भाग हैं, तो उसे क्या है कि ठीक है, तो इसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी के नाम से जानते हैं, इसे आभासी वास्तविकता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चा दिख रहे हो, चश्मा पहन लिया है और उसके बाद इसको हर चीज 3D में दिखाई पड़ रही है, हवा में ये उड़ रहा है, हवा में जो है वो ये चल रहा है, ठीक है, ट्रेन में हमें बैठा हुआ है, हर चीज इसको वर्चुअल तरीके से दिखाई सुनना शुरू होती है। कुछ देर के बाद इसको लगता है कि ये भी उसी का भाग है, तो इसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी एक भाग हो सकता है, तो ये वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर द्वारा निर्मित वातावरण है जिसमें दृश्य और वस्तुएं वास्तविक प्रतीत होती हैं, जिससे उपयोगकर्ता को लगता है कि वे अपने आसपास के वातावरण में डूबे हुए हैं। इस वातावरण को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट या हेलमेट नामक डिवाइस से माध्यम से देखा जा सकता है। तो आजकल बच्चों मार्केट में इस तरीके के वीआर बॉक्सेस या वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आ चुके हैं, और ये वर्चुअल रियलिटी जो हेडसेट्स होते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होते हैं, इनको अगर आपने एक बार पहन लिया तो इसके बाद आप पूरी दुनिया में, आपको लगता है कि आप उसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं और आप उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। अभी एक वर्चुअल रियलिटी बॉक्स बनाया है आपके गूगल इसने एप्पल ने बनाया है, और ये जो एप्पल का वर्चुअल रियलिटी बॉक्स है इसे एप्पल का इसको एप्पल का विजन प्रो कहा गया है। क्या नाम रखा गया है? एप्पल का विजन प्रो। तो इस तरीके का एक वर्चुअल रियलिटी वीआर जो है वो हेडसेट बनाया गया है, वीआर बॉक्स बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है विजन प्रो। ये विजन प्रो इतना ज्यादा शक्तिशाली है बच्चों कि आपको नॉर्मल दुनिया भी दिखाई देगी, और साथ ही साथ आप सड़क पर पहन लीजिए और सड़क पर इसको पहनकर चलते रहिए, आपको नॉर्मल दुनिया भी दिखाई पड़ेगी, और साथ ही साथ सामने आपके फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, ये भी आपके सामने कंप्यूटर भी चलता रहेगा। मतलब आप चलते आप फेसबुक पर आपके कोई मैसेज आया, मैसेज को पढ़ लेंगे, सड़क पर चलते और सड़क भी आपको दिखाई पड़ेगी। आप चलते रहेंगे, इसको पढ़ लेंगे, सड़क भी आपको दिखाई पड़े, चल रहे हैं, और सामने अगर फेसबुक पर कोई मैसेज आया तो आप मैसेज को पढ़ सकते हैं और मैसेज को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे हवा में कोई आपको कंप्यूटर स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी, हवा में ही आप ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको फेसबुक का मैसेज मान लीजिए आ गया, उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके का सिस्टम एक डेवलप किया गया है, इसे वर्चुअल रियलिटी बॉक्सेस बोल रहे हैं। और ये किसने बनाया है बच्चों? इसका नाम है विजन प्रो, इसको एप्पल ने बनाया है। किसने बनाया है बच्चों? इसको एप्पल नाम की कंपनी ने बनाया है। लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी बॉक्स से भी ज्यादा एडवांस, हल्का और सस्ता वर्चुअल रियलिटी बॉक्स या वर्चुअल रियलिटी हेडसेट आने जा रहा है, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, यानी कि जो ये मेटा कंपनी है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, वो बनाने जा रही है क्वेस्ट। क्या नाम है बच्चों? क्वेस्ट 3। तो क्वेस्ट 3 नाम का एक वीआर बॉक्स या वीआर का हेडसेट बनाने जा रही है मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, जिसका नाम मेटा है। ये उससे भी ज्यादा कह रहे हैं सस्ता होगा, अच्छा होगा, और साथ ही साथ जो है वो काफी इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमें काशी का 3 से 4 लाख रुपए का है। ठीक है, ऐसा नहीं। तो बच्चों इसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? एक एक चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, छोटी-छोटी डेफिनेशंस को क्लियर कर रहा हूं। वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी बच्चों एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसे वीडियोस हैं जो कि 3D फॉर्मेट पे चलते हैं। एक बार इसे वीआर हेडसेट पहन लीजिए आप, और वीआर हेडसेट पहनने के बाद आप इस वर्चुअल रियलिटी बॉक्सेस के अंदर जो भी वीडियो चल रहे होते हैं उसमें इस तरह से आपको डुबो देता है ये कि आपको लगता है कि आप उसका भाग होते हैं। इसे वर्चुअल रियलिटी या आभासी वास्तविकता के नाम से जानते हैं। इस तरीके को किस माध्यम से देखा जा सकता है? वर्चुअल रियलिटी हेलमेट की मदद से देखा जा सकता है। और वर्चुअल रियलिटी हेलमेट में जो अभी लेटेस्ट जो है वो एप्पल का विजन प्रो है, और साथ ही साथ क्वेस्ट 3 आ रहा है मेटा कंपनी का, जो कि इससे भी ज्यादा एडवांस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें जानने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? जल्दी बताओ बच्चों, ये सारी चीजें जानने में मजा आ रहा है? ये सारी बिल्कुल रियल एग्जांपल के साथ आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं पड़ेगी और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब इस बच्चों इसी वर्चुअल रियलिटी के बाद एक और इससे भी बड़ी दुनिया बन रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। मेरे प्यारे बच्चों अब दुनिया इसके भी आगे जा रही है, दुनिया इसके आगे भी जा रही है। जानते हैं अब तो एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी सिस्टम शुरू होने जा रहा है जिसमें अभी तक आप क्या करते थे? वर्चुअल रियलिटी जो हेडगियर्स थे उनको आप पहन लेते, ठीक है, पहन लेते तो आपको सिर्फ 3D वीडियोस सुनाई पड़ रहे थे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको सिर्फ 3D वीडियोस दिखाई दे रहे थे, उसी में आप डूब रहे थे। जानते हैं अब वो वक्त आ गया है कि अब आपको सिर्फ 3D वीडियोस ही नहीं दिखाई पड़ेंगे, आप उसके अंदर लगेगा, सिर्फ आपको महसूस ही नहीं होगा, सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं महसूस होगा कि आप उस वीडियो के अंदर मौजूद हैं, बल्कि जानते हो अब दुनिया बदल गई। अब क्या है? अब ऐसा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डेवलप किया जा रहा है कि आप सिर्फ उस वीडियो के अंदर ही चीजों को महसूस नहीं करेंगे, बल्कि जानते हो फिजिकल तरीके से, यानी शारीरिक रूप से भी आप जो है उस वर्चुअल रियलिटी को महसूस कर पाएंगे। मतलब अभी तक आप यह था कि आप एक गार्डन में चले जा रहे हैं, गार्डन में आप फूल देख रहे हैं, आप वो फूल देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो है वो
फूल जो है आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो अभी तक तो यही सिर्फ आप देख सकते थे, लेकिन आप उसे टच नहीं कर सकते थे, आप उसको सूंघ नहीं सकते थे। लेकिन बच्चों अब दुनिया आगे पहुंच गई, अब एक ऐसी दुनिया बन रही है, ठीक है, जिसमें आप उन फूलों को सिर्फ देख नहीं पाएंगे, मतलब वीआर बॉक्सेस पहन लेंगे, उसके बाद उन फूलों को देख ही नहीं पाएंगे, बल्कि उन फूलों को छूकर महसूस भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप उन्हें लेकर उनको सूंघना चाहें तो उनकी महक भी आपको आ पाएगी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा? अरे बेटा ये हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, ये हो रहा है। इस दुनिया को बोलते हैं मेटावर्स की दुनिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मेटावर्स की दुनिया, जिसमें आपको एक कमरा दिया जाएगा, एक कमरा स्पेशल मेटावर्स का कमरा होगा, जिसके अंदर आपको एक इस तरीके का चश्मा पहन लेंगे, ठीक है, सब ये सारी चीजें पहन लेंगे। उसके बाद आप मान लीजिए गार्डन में पहुंच गए। अब गार्डन में पहुंच गए तो आप फिजिकल तौर पे तो गार्डन में नहीं मौजूद है, लेकिन आपके आसपास जो है, जैसे कि मान लीजिए एक पतली सी डंडी रखी हुई है, ठीक है, अब मान लीजिए कि एक बॉटल, एक छोटा सा ग्लास रखा हुआ है। अब ये ग्लास जो है, ग्लास मान लीजिए कि उसको आपको दिखाई पड़ेगा ये फूल है, ये गुलाब का फूल है, ठीक है, गुलाब का फूल है, लेकिन है ये ग्लास, लेकिन आपने चश्मा पहन लिया तो आपको ये क्या दिख रहा है? गुलाब का फूल दिख रहा है। आप इसे छुएंगे, इसमें छोटे छोटे कांटे भी निकाल दिए जाएंगे, आपको कांटे चुभ भी जाएंगे, तो ऐसा बनाया जाएगा इसको, सही है। और इसमें से ऐसी महक भी आएगी जो गुलाब की महक की आती है। तो आप एक रूम में इस जब ये बॉक्स पहन के जाएंगे तो आपको मान लीजिए गार्डन दिखाई पड़ रहा है, वहां पे कुछ चीजें रख दी जाएंगी जो गुलाब का फूल तो नहीं होंगी या कोई और चीज तो नहीं होंगी, लेकिन आपको वो महसूस उसी तरह से कराएंगी जैसे कि वो गुलाब का फूल है या पेड़ है, पौधे हैं, जो भी चीज, आप पत्थर है, सारी चीजें, और फिर वो उसी तरीके से आप उसे एहसास करेंगे, और उसे जो है वो उसमें उसके अंदर से फ्रेग्रेंस भी निकलती रहेगी, महक भी निकलती रहेगी। तो आपको लगेगा, एक तो आप आंखों से देख रहे हैं कि मैं गार्डन में हूं, उधर से महक भी वैसी ही आ रही है, हवाएं भी वैसी चल रही, उधर से एक हवा का पंखा खुला जाएगा जिससे आपको हवा भी लगेगी, ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी, लगे गार्डन में पहुंच गए हैं और बेहतरीन आपको ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों एक मेटावर्स की दुनिया बनाई जा रही है। तो मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी का पापा है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी से भी बढ़कर है। तो वर्चुअल रियलिटी में सिर्फ वीडियोस को आप देख सकते थे, लेकिन मेटावर्स में वीडियो को सिर्फ देख नहीं रहे हैं, 3D वीडियो को देख नहीं रहे हैं, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों उसको महसूस भी कर रहे हैं, वहां की महक, वहां का एनवायरनमेंट, हर चीज को महसूस करेंगे। जो वीडियो में आपको सामने दिखेगा उसे फिजिकल तौर पर, ठीक है, आप उसे देख भी सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, उसका आनंद भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर तो मतलब मेटावर्स क्या है बच्चों? मेटावर्स हमारी वास्तविक दुनिया का डिजिटल आयाम में विस्तार है, जो दुनिया भर में कहीं भी इस तक अभिगम बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक इमर्सिव मल्टी यूजर अनुभव प्रदान करता है। आप यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप यहां पर बैठे हुए हैं बच्चों, और बैठे बैठे आप जो है चाहते हैं कि आप अपने दोस्त से मुलाकात करें, ठीक है, आप क्या चाहते हैं? अपने दोस्त से मुलाकात करें, ठीक है। तो आपने दोस्त को फोन मिलाया और मैंने उसने कह दिया कि ऐसा है साहब कि तुम भी वो मेटावर्स पे आ जाओ, हम लोग मिलते हैं। तो मेटावर्स पर वो भी चश्मा पहन लेगा, तुम वो 1000 किलोमीटर दूर तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, वो भी चश्मा पहन लेगा, तुम भी चश्मा पहन लेना, उसके सामने तुम्हारा वर्चुअल रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारा वर्चुअल रूप उसके सामने आ जाएगा, और दोनों लोग बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े होकर 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है तुम्हारे बीच में। लेकिन जब आप उस मेटावर्स वाला चश्मा पहन लोगे तो उसके बाद क्या होगा? सामने तुम्हारा दोस्त बिल्कुल रियल रूप में सामने दिखने लगेगा, और जैसा जैसा वो वहां पर 1000 किलोमीटर की दूरी पर व्यवहार करेगा, वैसे तुम यहां पर व्यवहार करेगा, वैसे ही वो तुम्हारे सामने व्यवहार करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुम यहां व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार उसको वहां दिखाई पड़ेगा। फाइनली दोनों लोगों को लगेगा एक दूसरे के वो करीब हैं, सामने से देख रहे हैं, एक साथ टीवी देख रहे हैं, एक साथ मैच देख रहे हैं, एक साथ टहल रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक दूसरे से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सब चीजें मेटावर्स में हो पाएंगी। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मेटावर्स में हो पाएंगी। तो मेटावर्स की दुनिया में आप वर्चुअली तरीके से क्या है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे, ठीक है, व्यवहार कर सकेंगे, और जैसा वहां पे चीजें चलेंगी, ठीक है, वैसे ही यहां पर भी चीजें चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा इसी मेटावर्स का उपयोग करके आप जो है वो गेम खेल सकते हैं। गेम तो अभी तक आप लोग वीडियो गेम खेल रहे थे, लेकिन उस वीडियो गेम में रियलिटी का एहसास नहीं हो रहा था, ठीक है। यहां पर रियलिटी का एहसास होगा, ऐसा लगेगा जहाज सामने से आ रहा है तो बगल से गुजर जा रहा है, गोली सामने से आ रही है तो कान को छूकर निकल जा रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको महसूस होंगी। तो आप क्या है, मेटावर्स की दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों आप गेमिंग को कर सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम गेमिंग को कर सकते हैं। इसके अलावा मेटावर्स के अंदर क्या होगा बच्चों? मेटावर्स के अंदर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मेडिकल, एक डॉक्टर जो है एक मरीज को देख सकेगा। मान लीजिए एक डॉक्टर है बच्चों, वो डॉक्टर आपको देखना चाहता है, आप 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, तो इस मेटावर्स की मदद से उसको वीआर बॉक्सेस बना दिए जाएंगे, अभी डॉक्टर भी वीआर बॉक्सेस देख लेगा, और उसके बाद उसको पूरा स्कैन, उसका सारा स्कैन, उसकी सारी रिपोर्ट जो है ऐसे ही वर्चुअल तरीके से जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ना, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चित्र लेकर आया हूं कि आपको बात समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि दुनिया में कोई आपसे पूछे तो आप जो है उसको बता दें और आप बिल्कुल फुल अप टू डेट हो जाए इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इसलिए तो थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है, थोड़ा बस वक्त दीजिए। अरे यार कॉस्टली बाद में देखेंगे, पहले समझ लो सुप्रिया, कॉस्टली हर चीज होती है, बाद में सस्ती हो जाती है। मोबाइल फोन जब आया था तो महंगा था, और इस वक्त आपके पास में है तो सब सही हो जाता है। लेकिन ये दुनिया है फ्यूचर की, इसे समझिए, इसका मजा लीजिए। हमेशा भाई हम लोग गरीबों वाली बात शुरू कर देते हैं, गरीबों वाली बात, महंगा होगा, पैसा नहीं हमारे पास, क्यों गरीबों वाली बात समझते हो? अगर महंगा होगा खरीद लेंगे यार, इतना अमीर बनेंगे, इतना पैसा पैसा कमाएंगे कि खरीद लिया जाएगा यार, ऐसी क्या बात है, ठीक है। छोटी बातें करते हो यार तुम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कोई डॉक्टर है, आपकी सारी रिपोर्ट देखना चाहता है, आपको सामने देखना चाहता है, लेकिन आप तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसी कंडीशन में आप वीआर बॉक्सेस को पहनकर अपने उसके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, अपनी बातें बता देंगे, वो आपको ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी में देखकर सुनकर आपकी बातें सुनकर आपको दवा लिख देगा। अरे बस, तो गरीबों वाली बात मत किया करो, ठीक है। इधर देखो, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी की मदद से अभी सलीम सर जो है, वो सलीम सर, ठीक है, सलीम सर जो है अभी आपको क्या कर रहे हैं, वीडियो में पढ़ा रहे हैं, आपको जो है आपको वीडियो में पढ़ा रहे हैं, और वीडियो में पढ़ा रहे हैं तो सलीम सर को सिर्फ आप ऐसे ही देख पा रहे हैं 2D में, लेकिन एक वक्त आएगा जिसमें 3D में देख पाएंगे, बिल्कुल लगेगा सलीम सर सामने पटल है, और सलीम सर जो है फिर उस वक्त, अभी तो क्या है, सलीम सर सिर्फ डांट रहे हैं, उस वक्त थपड़िया भी देंगे, और जब थपड़ियाएंगे तो वो थप्पड़ तुम्हारे गाल पर चिपकेगा भी, ठीक है। तो वो होगा मेटावर्स की दुनिया, ठीक है। तो अभी तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं तुम्हारी बदतमीजियों और जाहिलियत की वजह से, तो उसमें मैं क्या करता हूं, सिर्फ डांट पाता हूं। अगली बार मुझे एक बड़ा सा सोटा कहा जाता है ना, सोटा ले रहूंगा, और अगर मौका मिलेगा तो वहीं पे बजा भी दूंगा तुम्हारा, और तुम्हें लगेगा भी, ठीक है, लगेगा भी। तो ऐसा मेटावर्स की दुनिया होने वाली है, मतलब मैं 1000 किलोमीटर दूर से भी तुमको थपड़िया सकता हूं, ये टैलेंट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, मेटावर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी जो है वो पढ़ाई यानी एजुकेशन में भी काम आएगा, और एजुकेशन में टीचर की ताकत बढ़ जाएगी तुमको थपड़ियाने की, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अभी ये बात समझ में आ रही है, देखो, और ये सारी चीजें। इसके अलावा मेटावर्स की दुनिया में कोई भी, अगर आपको जैसे इंजीनियरिंग करनी है, कोई मशीन के बारे में सीखना है, ठीक है, मशीन के बारे में सीखना है, तो यहां पर मशीनों को बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर में होंगी, उसको आप निकाल कर, ठीक है, जोड़कर, ठीक है, ऐड करके, इधर करके उधर करके आप इसे पढ़ सकेंगे। तो ये भी मेटावर्स की दुनिया में हर चीज बहुत आसान हो जाएगी। आप पूरा का पूरा जहाज खोल के फिर उसको असेंबल कर सकते हैं। अभी क्या जहाज कुछ खोलने को लेकर करोड़ों रुपए का नुकसान कर लोगे, लेकिन ठीक है,
हाँ, तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो है मतलब अभी तो जहाज को खोलना पड़ जाए तो उसमें करोड़ों का नुकसान हो जाए, पता नहीं कौन सा। तुम क्या कर लो इसमें, क्या वर्चुअल दुनिया में पूरी जहाज को एक एक पार्ट को आप अलग कर सकते हो, अलग तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, यानी किसी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। इसी की तरीके से बच्चों आप लोग सफर भी कर सकते हो। आप नहीं जा पा रहे हो लंदन, आप नहीं जा पा रहे हो वो स्विट्जरलैंड, लेकिन आप स्विट्जरलैंड की बर्फ का मजा लेना चाहते हो, स्विट्जरलैंड की जो है वो आप जो है वो यूरोप में जो है एफेल टावर देखना चाहते हो, फ्रांस में, तो आप जो है वर्चुअल दुनिया में जाकर एफेल टावर को सिर्फ देख नहीं पाओगे, उसे छू भी पाओगे, उसे महसूस भी कर पाओगे, ठीक है। उसे बर्फ की ठंडी भी महसूस कर पाओगे। एक कमरे में चले जाना मेटावर्स वाले, उसमें आपको बर्फ की ठंडी भी महसूस करा दी जाएगी और एफेल टावर को टच करके भी दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसका उपयोग जो है मेटावर्स का उपयोग जो है वर्चुअल टूरिज्म में भी हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वर्चुअल मेटावर्स क्या है, मेटावर्स यहाँ पर पूरी डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा इसका क्या काम, कहाँ पे काम हो सकता है, मैंने सारा बताया। ई कॉमर्स की दुनिया में अभी क्या है, कपड़े, अभी आप क्या है कि कपड़े जो है वो मान लीजिए आपको उस पर अमेज़न पर कोई कपड़ा दिखाई पड़ता है, तो सिर्फ कपड़े को आप ऊपर नीचे करके देख पाते हो, उसका आगा पीछा देख पाते हो, लेकिन आपके शरीर पर वो कैसा लगेगा नहीं देख पाते हो ना। तो ये मेटावर्स की दुनिया में आप उस कपड़े को पहनकर, ठीक है, और अपने शरीर पर कैसा महसूस होता है, कैसी फिटिंग आ रही है, ये भी देखकर जो है वो कपड़ा खरीद पाओगे। तो इसका मतलब है मेटावर्स जो है वो ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा मदद करेगा। हर चीज को आप, कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हो पहले उसे देख लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं उसे हर तरीके से देख लो तब खरीदो। अभी क्या है, आप लोग मंगवाते हो कुछ चीज और आती है कोई दूसरी चीज, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा मैंने कौशल वृद्धि यानी कि जो आप इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उसमें इसका यूज होगा, वर्चुअल टूरिज्म में यूज होगा, शिक्षण में यूज होगा, स्वास्थ्य देखभाल में इसका यूज होगा। ये सारी चीजें मैंने नोट्स की तरीके से तुम लोगों को दे दी हैं। तो पहली बात तो मैंने आप लोगों को मेटावर्स में क्या क्या एप्लीकेशन होता है वो समझा दिया, एक एक चीज को मुझे लगता है यहीं पर आपको याद हो गया होगा। बाकी सारी चीजें एज अ नोट्स मैंने सब कुछ आप लोगों को दे रखा है। ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है कि मेटावर्स बच्चों क्या होता है, ठीक है, मेटावर्स क्या होता है। इसके अलावा मेटावर्स का कहां कहां पर उपयोग है, ई कॉमर्स में उपयोग है, कौशल वृद्धि, वर्चुअल टूरिज्म, शिक्षण, अधिगम, स्वास्थ्य देखभाल, सब जगह उपयोग है। उस सबको मैंने आप लोगों को एज अ नोट्स भी दे दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए मेटावर्स बिल्कुल समझ में आ गई बात? मेटावर्स समझ में आ गया क्या होता है, कहां कहां इसका एप्लीकेशन है, बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये सारी चीजें जानने के बाद बच्चों आजकल एक और चीज चल रही है, और वो चल रही है बच्चों 3D प्रिंटिंग। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि 3D प्रिंटर रॉकेट्स होते हैं, 3D प्रिंटर रॉकेट बनाए जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग से जो है घर बनाए जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग की मदद से मशीन बनाई जा रही है, 3D प्रिंटिंग की मदद से जो है वो बहुत सारी चीजें तैयार की जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का, ठीक है, ये जो 3D प्रिंटिंग होती है उसमें होता क्या है, अब आप समझ लीजिएगा। इसको 3D प्रिंटिंग को समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चों समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए 3D प्रिंटर में, 3D प्रिंटिंग जो है वो एक ऐसा प्रिंटर होता है बच्चों, जिस प्रिंटर में एक मटेरियल डाला जाता है, कच्चा माल डाला जाता है। मान लीजिए कि इसके अंदर आपको आपको एक लोहे का आपको एक प्लास्टिक का एक क्यूब बनाना है, प्लास्टिक का एक क्यूब बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं इस, ये 3D प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है जैसे नॉर्मल प्रिंटर होते हैं उस तरह से नहीं, ये थोड़ा सा इस तरीका टाइप का होता है, और इसके अंदर इंक की जगह पर हम लोग इंक, जैसे प्रिंटर में इंक डाली जाती है, इसमें हम जिस मटेरियल से चीज को बनाना चाहते हैं उस कच्चे माल को हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो उस कच्चे माल को हम इसके अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए हमें प्लास्टिक से बनाना है तो प्लास्टिक को हम गलाकर इसके अंदर 3D प्रिंटर में डाल देते हैं, और 3D प्रिंटर का कनेक्शन कर देते हैं कंप्यूटर से, और हम कंप्यूटर पर डिजाइन पहले बना लेते हैं। मान लीजिए आपको ये क्यूब बनाना है प्लास्टिक का, ये क्यूब का डिजाइन हमने बना लिया, क्यूब का डिजाइन हमने बनाकर कंप्यूटर पर बनाकर और इसका कमांड दे दिया 3D प्रिंटर को। 3D प्रिंटर क्या करता है बच्चों, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इस प्लास्टिक को ऐसे अरेंज करता जाएगा, अरेंज करता जाएगा, अरेंज करता जाएगा, यानी इसमें से प्लास्टिक निकलेगी जो कच्चे माल की तरह से हमने इसके अंदर डाली है, ठीक है, मतलब प्लास्टिक का मटेरियल, और ये ऐसे लेयर बाय लेयर अपने अंदर से ये प्लास्टिक निकालता जाएगा, 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 और इस तरीके से बच्चों एक 3D क्यूब जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये 3D क्यूब बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे ही बच्चों क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग कहा जाता है। जहां पर हम, जैसे हम क्या करते थे, कमांड, अभी जो आप घर प्रिंटर यूज करते होंगे उसमें प्रिंटर को कमांड देते होंगे तो प्रिंटर से इंक निकलकर कागज पे जो कुछ लिखा होता है वो छाप देती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर पर डिजाइन बनाई जाती है और फिर उस डिजाइन को क्या किया जाता है कि उस डिजाइन का कमांड दिया जाता है 3D प्रिंटर को, 3D प्रिंटर के अंदर वो कच्चा माल डाला जाता है जिसकी मदद से आप उस मटेरियल को तैयार करना चाह रहे हो, और वो मटेरियल जो है ऐसे लेयर बाय लेयर निकलकर और पूरा एज इट इज वैसा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर देता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटर के नाम से जानते हैं। तो 3D प्रिंटर में क्या, 3D प्रिंटर जो होता है बच्चों, 3D प्रिंटर क्या होता है, इसे एडिटिव 3D प्रिंटिंग क्या होती है, कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त डिजाइन की मदद से त्रिआयामी वस्तुओं को बनाने की तकनीक है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, 3D प्रिंटिंग को याद रखिएगा, कभी कभी इस नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है इसे 3D प्रिंटिंग को। इसमें प्लास्टिक, कंपोजिट या बायो मटेरियल जैसी सामग्रियों की लेयरिंग करके वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो देखो ये 3D प्रिंटर है, तो ये प्लास्टिक का माल बना रहा है, तो प्लास्टिक को ही ऐसे 3D स्ट्रक्चर में, ऐसे प्लास्टिक को जिस तरह से डिजाइन बनाया गया है उस तरीके से डिजाइन से ये निकालता जाएगा प्लास्टिक को, और ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके बनता जाएगा। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर। तो आजकल बहुत सारी मशीनें, बहुत सारा जो है वो इंजन, इसके अलावा बहुत सारा जो है वो शरीर का ऑर्गन भी इस तरीके से बनाया जा रहा है। ऑर्गन में क्या है, सेल्स को डाल देते हैं, टिश्यू को डाल देते हैं 3D प्रिंटर में, और सेल और टिश्यूज को वैसे ही जैसे ऑर्गन में अरेंज होता है वैसे ही वो सेल टिश्यूज निकालता जाता है और एक ऑर्गन बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं यूज हो रहा है, लैब में तैयार किया जा रहा है। ऐसा ना पूछ लेना कि ये ऑर्गन सर कहां बनाया जाता है, हमें चाहिए तो 4 हम रख लें, पालो हमारा खराब हो जाए, ऐसा ऐसे नॉर्मली नहीं, लेकिन लैब वगैरह में तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो आजकल ये जो 3D प्रिंटर है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3D प्रिंटर में हम लोग क्या करते हैं, 3D प्रिंटर की मदद से मशीनें वगैरह सब बनाने का काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे, अरे समझ में कैसे आ जाएगा, समझोगी तब तो समझ में आएगा मधु शर्मा, ठीक है। अब मान लो ये मुझे ग्लास बनाना है, तो अब ग्लास शीशे का है, तो शीशे
हम गला के शीशा इस 3D प्रिंटर में भर देंगे, ठीक है, गला के शीशा 3D प्रिंटर में भर देंगे और फिर क्या होगा, ये 3D प्रिंटर से को कमांड देंगे कि ग्लास बनाना है। तो अब ये जो ग्लास है, इसी ये ग्लास बना हुआ है, तो अब ये जो इसके अंदर जो गला हुआ ग्लास है, यानी कि पिघला हुआ ग्लास है, शीशा है, वो इस 3D प्रिंटर के अंदर डाल दिया। अब ये पिघला हुआ ग्लास धीरे धीरे जिस आकार में हम इसको डिजाइन करेंगे, जिस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा और निकलते निकलते ऐसे निकलते 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 ये पूरा ग्लास तैयार हो जाएगा। अब इस ग्लास को आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं? जिनको नहीं समझ में आया था, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बात क्लियर। बता 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, ऐसे लेयर बाय लेयर वो मटेरियल जो जिस मटेरियल से हम तैयार करना चाहते हैं वो अरेंज होता जाता है और इस तरीके से ये निकलकर सामने आ जाता है। तो इसे 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? 3D प्रिंटर क्या होता है समझ में आ गया? 3D प्रिंटिंग से कैसे चीजें बनाई जाती हैं? हाँ, फिनिशिंग की इसमें जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल ये मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ऐसा अरेंज होता है कि बिल्कुल ऑलरेडी फिनिश होकर निकलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। चलिए, तो ये सब चीजें। अब बच्चों एक चीज समझिएगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैकेनिक्स मैकेनिक्स ठीक है, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से और भी कई टेक्नोलॉजी, अगर सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए बच्चों एक मशीन के अंदर, ठीक है, एक मशीन के अंदर, ठीक है, अगर हम इस सारी चीजों को जोड़ दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी, टीसी सबको जोड़ दिया जाए, तो ये कहलाता है बच्चों, ये जो मशीन तैयार होती है इसे बोलते हैं रोबोट। क्या बोलते हैं बच्चों? रोबोट। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज रोबोट? रोबोट क्या है? ठीक है, हाँ, तो ये रोबोट क्या है? रोबोट बच्चों ऐसी मशीनें हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है उनकी बुद्धिमत्ता के लिए। बाकी उनके शरीर को इस तरह से बनाया जाता है, जिनके बनाया जाता है मैकेनिक्स की मदद से, उनके शरीर में सर्किट्स अरेंज की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक की मदद से। और ऐसी साइकोलॉजी, चाहे ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर इंसानों जैसा रोबोट बनाना है या इंसानों के काम का रोबोट बनाना है, तो इंसानों की साइकोलॉजी यानी कि उनके मनोविज्ञान के आधार पर, ठीक है, की क्षमताएं जो है उस मशीन में डाली जाती हैं। या किसी जानवर जैसा रोबोट बनाना है तो जानवरों जैसी जो है उनके मनोविज्ञान के हिसाब से क्षमताएं उसके अंदर डाली जाती हैं। तो एक ऐसी मशीन जो इंसानों के जैसा कार्य कर सके। देखो अब देखो यहां पर ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में फर्क क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर में डेवलप किया जा सकता है जो मैकेनिकल तरीके से काम ना भी करे। मतलब हमने यहां पर गूगल टॉक सॉफ्टवेयर या सिरी नाम का सॉफ्टवेयर आपको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपसे बात कर सकता है, आपके जवाब दे सकता है। लेकिन जो रोबोट्स होते हैं एक मशीन होती है, प्रॉपर मशीन होती है, जो फिजिकल तरीके से आपको सामने से दिखती है, आपके वो काम करती है जो इंसान काम कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो बात समझिएगा। तो इसमें मामला यह है कि एक ऐसी मशीन तैयार की जाए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी मशीन तैयार की जाए जो इंसानों के काम आए, इंसानों के नौकर जैसा काम करे, इंसानों के जैसे काम करे। और सिर्फ वर्चुअल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वर्चुअल तरीके से कर रहा था। यहां पर ये फिजिकल तरीके से भी काम करे। ये सिर्फ ये ना देखे कि ये ना बता दे कि ये जो ग्लास है इसमें पानी है कि नहीं है, कितना पानी है कितना नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको स्कैन करके बता सकती है कि इसमें कितना पानी है कितना पानी नहीं है। लेकिन जो रोबोट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलेगा, लेकिन वो सिर्फ बताएगा नहीं कि कितना पानी है कितना पानी नहीं है, बल्कि पानी कम होगा तो पानी भरकर लाकर आपको दे देगा। तो ये हो जाता है रोबोट। तो बच्चों समझिएगा, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फिजिकल नहीं भी हो सकता है, लेकिन रोबोट फिजिकली आपके लिए काम करता है। आपके लिए एक ऐसी मशीन बनाई जाती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो रोबोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत सारे तकनीकों का मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सारे तकनीकों के का मिश्रण होते हैं। सिर्फ एक तकनीक नहीं होती, बल्कि बहुत सारी तकनीकों का समावेश होता है उनके अंदर। यानी एक रोबोट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, मैकेनिक्स भी यूज होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होगी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान भी यूज होगा, और भी कई तकनीकें जब आपस में मिलकर एक मशीन के अंदर जोड़ दी जाती हैं और वो मशीन बिल्कुल इंसानों के जैसा काम करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोबोट बोलते हैं। और रोबोट को बनाने की जो साइंस है, विज्ञान है, उसे रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताने की काम क्या हो कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हमारी बात समझ में? तो रोबोट क्या है? रोबोट जो है वो बहुत सारी तकनीकों के मिश्रण है, ठीक है? अब ये रोबोट जो है मेरे प्यारे बच्चों, रोबोट्स की अगर बात की जाए तो रोबोट शब्द का विस्तार है। इसका पहला प्रयोग जो किया गया था, रोबोटिक्स का पहला रोबोट शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था वो कॉरेल कैफेक नाम के एक लेखक ने किया था, ठीक है, 1920 में, जिसमें एक रॉमस यूनिवर्सल रोबोट्स नाम का जो है उन्होंने नॉवेल लिखी थी, वहां पर इसका उपयोग किया था। लेकिन जो रोबोट के पिता कहलाते हैं, यानी रोबोटिक्स के जो पिता कहलाते हैं, वो आइजैक असिमोव कहलाते हैं। आइजैक असिमोव नाम के ये क्या कहलाते हैं? रोबोटिक्स के क्या किए जाते हैं? पिता या जन्मदाता कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं आइजैक असिमोव, ठीक है? तो रोबोट मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ऐसी मशीनें हैं जो इंसानों के कार्य करती हैं, इंसानों के काम आते हैं, ठीक है, काम आते हैं, और साथ ही साथ इनके ये विभिन्न प्रकार की तकनीकों के समावेशी होते हैं, यानी कि कई प्रकार की तकनीकें इसमें मिलकर काम करती हैं। तो एक शब्द में लिख लीजिएगा, पहले एक लाइन में डेफिनेशन लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि रोबोट एक ऐसी मशीनें हैं, रोबोट एक ऐसी मशीनें हैं, जल्दी से एक लाइन में लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रोबोट एक ऐसी मशीनें हैं, मशीनें हैं जो मानव बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, मानव बुद्धिमत्ता जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, जो मानव जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, जो मानव जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए मनुष्य जैसा कार्य कर सकती हैं, 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 कर सकती हैं। यह विभिन्न प्रकार की तकनीकों का
समावेशन होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की तकनीकों का समावेशन होती हैं। यह विभिन्न प्रकार की तकनीकों का समावेशन होती हैं। समावेशन होती हैं मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज होती है, इसमें जो है वो मैकेनिक्स भी यूज होती है, इसमें साइकोलॉजी भी यूज होती है, सब इसके अंदर सारी तकनीकों का ये समावेशन होती है। ठीक है, और इनका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सवाल पूछा जाएगा कि रोबोट्स का उपयोग कहां कहां हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या कहते हैं कहां कहां हो रहा है, रोबोट्स का उपयोग कहां कहां हो रहा है। तो याद रखिएगा, रोबोट का अगर तुम बता दोगे कि वो खेती में यूज हो रहा है, इसका बता दोगे कि बैंक में उपयोग हो रहा है, अगर बता दोगे कि वो उसमें एस्ट्रोनॉमी में यानी कि आपके जो है वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो रहा है, अगर ऐसे लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। यूपीएससी वाला कहेगा ये कौन सी बड़ी बात है, तो हवाबाजी कर रहा है लड़का, एग्जांपल तो बताए भाई, तो हमें भी पता है कि अंतरिक्ष में हो रहा है, उसका घरों में हो रहा है, उसका जो है लड़ाई में हो रहा है, लेकिन कोई एग्जांपल दे के बताए तब मजा आए कि क्या ऐसे रोबोट है। हवाबाजी तो बहुत लोग कर लेते हैं, पूरी दुनिया हवाबाजी कर रही है, लेकिन तुम अगर ये बता दो, अगर तुम ये लिखो कि अंतरिक्ष में उपयोग हो रहा है और उसी के आगे तुम एग्जांपल लिख दो कि व्योम मित्रा नाम का रोबोट भारत इसरो जो है अपने जो है वो गगनयान मिशन में भेजेगा, तो एग्जांपल के साथ जब तुम दोगे तो कहेगा यार यूपीएससी का जो वो एग्जामिनर होगा वो कहेगा वाकई में बच्चे को नॉलेज भी है और इसको पता भी है। ठीक है, ये सिर्फ ये हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा है कि इसका खेती में प्रयोग हो रहा है, बल्कि खेती के में प्रयोग होने वाले रोबोट का नाम भी बता रहा है और भारत में बता रहा है कि भारत में यहां हो रहा है, तो सोचो कितना मजा आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी बुक या किसी भी किताब या किसी भी वेबसाइट पर एक जगह पर कहीं पर ऐसा नहीं दिया है कि आपको जहां पर दिया है सब जगह पर यही लिखा हुआ है कि जो है रोबोट्स का यहां प्रयोग होगा और इसी उपयोग पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां प्रयोग होगा, बस इतना लिख दिया गया है, लेकिन उसका एग्जांपल नहीं बताया गया है कि एग्जांपल भी बता दे, भाई कृषि में बता रहा है तो कृषि का एग्जांपल भी बता दे। ठीक है, कृषि का एग्जांपल ये नहीं बताया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है दुनिया तो लिखेगी कि भैया हाँ कृषि में उपयोग हो रहा है, हवा में अंतरिक्ष में उपयोग हो रहा है, लेकिन उसका एग्जांपल नहीं लिख के लाई, क्योंकि कहीं है ही नहीं, एक जगह पे इकट्ठा ही नहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के लिए मेहनत कौन करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मेहनत मैंने की है, और मैंने सिर्फ उपयोग नहीं रोबोट के, बल्कि रोबोट के उपयोग ही नहीं, बल्कि उपयोग के साथ साथ उसका रियल और इंडियन एग्जांपल भी लेकर आया हूं, और ये सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, तुम्हें दे रहा हूं, स्पेशली एक्सक्लूसिव तुम्हें दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जिससे कि जब तुम आंसर राइटिंग करो और रोबोटिक्स के बारे में पूछा जाए, उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाए, तो तुम सिर्फ एग्जांपल मत बताओ कि यहां उपयोग है, बल्कि उसका इंडियन एग्जांपल भी कोट कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं यहां पर आप लोगों बुक में, पीडब्ल्यू बुक में भी नहीं है, ठीक है, वो वहां पे भी एग्जाम वो दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन हर एक एप्लीकेशन का रियल टाइम एग्जांपल, वो भी खासकर इंडियन एग्जांपल बहुत कम जगह पे हो, कहीं ऐसे हो जाएगा तो अलग बात है। ठीक है, बात समझ लीजिएगा। अब यहां पर बच्चों ये मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है और इस चीज पर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन तुम लोग नहीं करते हो, बात अलग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखिए बच्चों, अब मैं आपको इसका लिख लीजिएगा एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग एक एक बताता जाऊंगा और उसके सामने उसका उपयोग और साथ ही साथ उसका एग्जांपल भी लिखते जाना। ठीक है, जैसे आप लोगों को तो दिखा भी रहा हूं मैं लाइव एग्जांपल, ये कहां दिया हुआ है, कौन सी बुक में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, सबसे पहले ये बुक, ये इंडियन एग्जांपल है, ईरा नाम का रोबोट। क्या नाम है बच्चों? ईरा नाम का रोबोट है, और ये ईरा नाम का रोबोट बच्चों एचडीएफसी बैंक मुंबई में लॉन्च किया गया है, तो बैंकों में उपयोग हो रहा है इसका। ठीक है, बैंकों में उपयोग हो रहा है, जब आप एचडीएफसी बैंक मुंबई की ब्रांच में जाएंगे, और लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी जो है वो नोट करिएगा बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। ठीक है, एक एक लाइन में बस नोट करिएगा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें सारी चीजों में। ठीक है, तो जब आप मुंबई की एचडीएफसी बैंक में जाएंगे तो वहां पर गेट पर ये आपको मिलेगी, आप इससे सवाल पूछेंगे कि भाई कहां पर मैं खाता खुलवाऊं, कहां पर मैं पैसे जमा करूं, कहां पर मैं पैसे निकालूं, तो ये सारी चीजों का खड़े होकर जवाब देती है। ये ईरा नाम का रोबोट है, इसे एचडीएफसी बैंक मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो बैंकों में तो आप प्रयोग में लिख लीजिए कि बैंकों में प्रयोग, और फिर इसका एग्जांपल लिख लीजिए, ईरा नाम का रोबोट मुंबई के बैंक में, एचडीएफसी बैंक में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बात समझ, तो ईरा नाम का रोबोट बच्चों जल्दी से लिख लीजिए, बैंकों में इसका उपयोग हो रहा है, मुंबई के एचडीएफसी बैंक में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद व्योम मित्रा, व्योम मित्रा मैंने बताया था बच्चों, व्योम मित्रा ये अंतरिक्ष में उपयोग। ठीक है, अंतरिक्ष में इसका उपयोग कहां पर हो रहा है बच्चों? अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में गगनयान मिशन में जाएगी, याद है आपको, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। तो अंतरिक्ष में प्रयोग में गगनयान मिशन, भारत गगनयान मिशन में ये व्योम मित्रा नाम का रोबोट जो है वो भेजने जा रहा है भारत, इसरो जो है इसे गगनयान मिशन के तहत ये व्योम मित्रा नाम का रोबोट भेजेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, भेजेगा। ये हो गया एग्जांपल अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इसके अलावा बीमारों का इलाज करने में, बीमारों का इलाज करने में, बीमारों को दवाई देने में, बीमारों की मदद करने में हॉस्पिटल में यूज होने वाला रोबोट आ रहा है बच्चों, जिसका नाम है मित्रा। क्या नाम है बच्चों? मित्रा नाम का रोबोट है। जब ये कोरोना फैला था तो इसने काफी मदद की थी, जिन कोरोना पेशेंट के पास डॉक्टर नहीं जा पाते थे, वहां पर ये जाकर उनकी मदद कर रहा था। तो मित्रा नाम का रोबोट का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है बच्चों? हॉस्पिटल में हो रहा है। कहां पर यूज हो रहा है बच्चों इसका उपयोग? हॉस्पिटल में। ठीक है, तो हॉस्पिटल में यूज होने वाला रोबोट, ठीक है, हॉस्पिटल में यूज होने वाला रोबोट, ठीक है, हॉस्पिटल में यूज होने वाला रोबोट मित्रा नाम का रोबोट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज, मित्रा नाम का रोबोट। फिर इसके बाद ये डिफेंस में मेरे प्यारे बच्चों ये रोबोट बनाया है डीआरडीओ ने, यानी रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ ने दक्ष नाम का रोबोट बनाया है। क्या नाम है बच्चों इसका? दक्ष नाम का रोबोट है। और ये दक्ष नाम का रोबोट क्या करता है? किसी भी लैंड माइन को, यानी कहीं पर भी अगर बारूदी सुरंगें हैं तो उनकी पहचान कर लेता है और उन बारूदी सुरंगों को नष्ट कर देता है। ठीक है, यानी ये विस्फोटकों की पहचान करके वो जो बारूदी सुरंगें हैं उनकी पहचान करके उनको नष्ट करने का काम करता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत ने बनाया इसका। दक्ष नाम का रोबोट है, रक्षा के क्षेत्र में उपयोग में आ रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? दक्ष नाम का रोबोट रक्षा के क्षेत्र में उपयोग में ला रहा है। देख लीजिए, इंडियन एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये रोबोट राडा नाम का रोबोट, ये राडा नाम का रोबोट बच्चों यूज किया जा रहा है। कहां पर? ये एयरलाइंस यानी एयरपोर्ट पर इसका यूज किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर जो विस्तारा एयरलाइंस थी वो इसका उपयोग अभी तक कर रही थी। एयरपोर्ट पर ये आपको क्या बताएगा? आप इससे जाएंगे तो कब जहाज का समय है, कहां पर टिकट मिलेगा, कहां पर लाइन लगानी है, जहाज लेट है नहीं लेट है, सारी बात ये एयरपोर्ट पर आपको बताएगा, आपकी मदद करेगा। तो एयरपोर्ट पर मदद करने वाला रोबोट है राडा नाम का रोबोट। इसको जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाया गया है। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ठीक है, राडा नाम का एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाया है, सब तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं। ठीक है, राडा नाम का एयरपोर्ट, सॉरी राडा नाम का जो है वो रोबोट ये दिल्ली एयरपोर्ट पर इसको यूज किया जा रहा है यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों की मदद के लिए। फिर इसके बाद बच्चों आपके
सामने सुनिएगा, दिल थाम लीजिए, एक और एयरपोर्ट पर यूज होने वाला रोबोट है जिसका नाम है कैंपा। ये भी एयरपोर्ट पर यूज हो रहा है, एयरपोर्ट पर यात्रियों की मदद कर रहा है। ये जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लगाया गया है, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लगाया गया है, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लगाया गया है। और इसका नाम है केम्पा। क्या नाम है बच्चों? केम्पा नाम का रोबोट है बच्चों, जिसको बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लगाया गया है। ठीक है, केम्पा नाम का रोबोट है जिसको बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लगाया गया है यात्रियों की मदद के लिए। अब आगे जो आपके सामने रोबोट आने वाला है उसका उपयोग और उसकी चीजें जानकर आप दंग रह जाएंगे, मजा भी आएगा बच्चों। पहली बार भारत में, ठीक है, एक पुलिस रोबोट, ठीक है, बनाया गया है। और ये पुलिस रोबोट जानते हो, सिर्फ बनाया नहीं गया है बल्कि केरला सरकार ने इसको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी है। अरे भाई हाँ, ये केरला सरकार ने, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक रोबोट क्या कहते हैं, जिसको रोबोकॉप कहा गया है, रोबोकॉप, इसका नाम क्या है बच्चों? रोबोकॉप। इस रोबोकॉप को एसआई की पोस्ट मिल गई है, यानी ये पुलिस रोबोट है। ठीक है, क्या है बच्चों? ये पुलिस रोबोट है। ठीक है, पुलिस रोबोट है ये, ठीक है, पुलिस रोबोट है। और ये क्या करेगा? अब ये नहीं कि यात्री दौड़ाकर जो है वो दुश्मनों को पकड़ेगा, ये गोली मार देगा, ऐसा नहीं करेगा जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं। ये सिंपल से जब वो मतलब आप उस पे जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, तो आपको ये कानून के बारे में बताता है, साथ ही साथ आपके एफआईआर रजिस्टर करता है, आपकी जो है वो कंप्लेन रजिस्टर करता है, ये आपकी जो कंप्लेन दी थी उसका क्या स्टेटस उसको बताता है। ये नहीं कि जो वो पिक्चरों की तरह से देखते हुए दौड़कर गोली मार रहा है, ठीक है, उड़ता हुआ गोली मार दे रहा है जो आप लोग पिक्चरों में देखते हैं, उस तरह से नहीं है। ठीक है, तो ये रोबोकॉप कहां पर बचाया, वो इसको केरला सरकार ने जो है वो एसआई की पोस्ट दी है। यहां पर आदमियों हमारे मनुष्यों को, हमारे भारत के देशवासियों को, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को एसआई की पोस्ट नहीं मिल पा रही है, और यहां पर रोबोट जो है वो एसआई का पोस्ट ले रहे हैं। ठीक है, सिवा हाँ, जॉब खतरे में है, कुछ दिन बाद आईपीएस रोबोट भी आ जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। तो रोबोकॉप एसआई पुलिस में, यानी कि इसका उपयोग जो है वो पुलिस के उसमें भी किया जाता है। ठीक है, किया जाएगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक रोबोट जो है अभी बनाया गया है जो 4 पैरों पर चल सकता है, और इसे साविया रोबोट बोला गया है, और इसको भी डीआरडीओ ने बनाया है, साविया रोबोट। ठीक है, साविया रोबोटिक्स ने इसे साविया नाम का रोबोट बनाया है, और ये 4 पैरों पर, भारत का पहला 4 पैरों पर चलने वाला रोबोट बनाया गया है। यानी ये रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में, मान लीजिए कि रक्षा के क्षेत्र में ये जाकर दुश्मन के क्षेत्र में बम रख के आ सकता है, रक्षा क्षेत्र में दुश्मनों का जो है कोई अगर विस्फोटक है उसको निष्क्रिय कर सकता है, आग लगा सकता है, ये सब काम में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बच्चों, वो साविया रोबोटिक्स ने ये 4 पैरों पर चलने वाला एक जानवर जैसा रोबोट बनाया है। साविया रोबोट ने ये एक तरीके से रक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा, और ये एक तरीके से पशु रोबोट है। ये भारत का पहला पशु रोबोट, यानी कि पशुओं जैसा रोबोट बनाया गया है। ठीक है, पशुओं जैसा रोबोट बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? पशुओं जैसा रोबोट बनाया गया है साविया रोबोटिक्स ने। इसके अलावा बच्चों एक रोबोट जो है वो भारत में बनाया गया है, एग्रोबोट साथी। क्या नाम है इस रोबोट का? इसका यूज कृषि के क्षेत्र में किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में ये भारत में बनाया गया है बच्चों। ये क्या कर सकता है? ये हर वो काम कर सकता है जो किसान कर सकता है। ये कटाई कर सकता है, ठीक है, ये सिंचाई कर सकता है, लोडिंग कर सकता है, मृदा ट्रैकिंग कर सकता है, ठीक है, हर जगह ये सहायता प्रदान कर सकता है। तो कृषि में यूज होने वाला भारत का रोबोट है, नाम क्या है? एग्रोबोट साथी। क्या नाम है बच्चों? एग्रोबोट साथी। ठीक है, एग्रोबोट साथी। तो एक तरीके से एग्रोबोट साथी जो है वो कृषि में उपयोग में लाया जाने वाला रोबोट है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि सिंचाई में, मृदा ट्रैकिंग में, कटाई में, सिंचाई में, इन सब जगहों पर इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भारत के रोबोट हैं, इनका यूज किया जा रहा है। अरे इसका उपयोग ज्योग्राफी में भी कर सकते हो ब्रोकन कुमार। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? इसके अलावा अगर बात की जाए बच्चों कि भारत वो बात करने वाला मतलब कि आपको विभिन्न प्रकार की भाषा में जवाब दे सकती है। ठीक है, जवाब दे सकती है, आपसे बात कर सकती है, आप अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन ला सकती है। ऐसी रोबोट बनाई गई है बच्चों जिसका नाम है रश्मि। क्या नाम है बच्चों? रश्मि। तो रश्मि नाम की रोबोट बनाई गई है बच्चों, और ये रश्मि कैसे इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक है, तो रश्मि नाम की रोबोट बनाई गई है बच्चों, और ये जो रश्मि नाम की रोबोट बनाई गई है, ठीक है, ये रोबोट आपसे हिंदी इंग्लिश, समझ रहे हो बच्चों, ये आपसे बच्चों हिंदी में बात कर सकती है, इंग्लिश में बात कर सकती है, मराठी में बात कर सकती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और तो और आपकी प्रिय भाषा भोजपुरी में बात कर सकती है, तो ये जो रोबोट है, ये रश्मि नाम की रोबोट है जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, भोजपुरी जैसी लैंग्वेजेस में आपसे बात कर सकती है। ठीक है, ये नहीं है, ये सोफिया है, ये जो रोबोट है ये सोफिया है। ठीक है, ये भारत की रोबोट नहीं है, ये दुनिया की पहली रोबोट है। ठीक है, सोफिया नाम की रोबोट, ये दुनिया की पहली रोबोट जिसको नागरिकता, किसी देश की नागरिकता प्राप्त हुई है। तो इसको सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त हुई है। याद रखिएगा बच्चों, ये एक ऐसी रोबोट है जिसको सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है। क्या है बच्चों? सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, पहली ऐसी रोबोट जिसको दुनिया में किसी देश ने नागरिकता दी है। तो पहला ऐसा देश कौन सा बना? सऊदी अरब बना। और सोफिया नाम की रोबोट ऐसी पहली रोबोट बनी जिसको किसी देश ने नागरिकता प्रदान की है। तो असल में मैंने दोनों की फोटो इसलिए लगाई क्योंकि दोनों की तुलना की जाती है। तो ये जो सोफिया है वो सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकती है, इंग्लिश में जवाब दे सकती है, लेकिन हमारी रश्मि इससे बहुत कम पैसे में बनाई है। इन्होंने बनाई है, जो बगल में साथी बैठे खड़े हैं, ये वहां के झारखंड के रांची के रहने वाले हैं, ये इंजीनियर साहब, इन्होंने ये रश्मि बनाई है जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, भोजपुरी सब में बात कर सकती है। दुनिया में पहली रोबोट जो भोजपुरी में बात कर सकती है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त रोबोट है सोफिया। ठीक है, और भारत की जो बात करने वाली रोबोट है, इंटरटेनमेंट करने वाली, गाना सुना सकती है, आपसे बात कर सकती है, आपकी के अकेलेपन को दूर कर सकती है। जैसे रितेश भाई लिख रहे हैं ना, तो रितेश के अकेलेपन को दूर करने के लिए रश्मि को लाया जा सकता है। ठीक है, नहीं राजस्थानी नहीं बोलती है।
नोट कर लिया बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सब तो बच्चों भारतीय रोबोट के एग्जांपल थे, भारतीय रोबोट के एग्जांपल थे। एक और रोबोट है बच्चों, इसका नाम है बच्चों सी बॉट। क्या नाम है बच्चों? सी बॉट नाम का रोबोट है। ये अंडर बॉट, इसको जो है ये सी बॉट नाम का रोबोट है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आपके ये जो रोबोट है ये सी बॉट है, गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने इसको बनाया है। गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सी बॉट बनाया है। ये जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, जो हमारे जो प्रवाल भित्तियां होती हैं समुद्रों में पाई जाती हैं, उनकी निगरानी करने में, साथ ही साथ अंडर वाटर यानी पानी के अंदर अनुसंधान करने में, ठीक है, बहुत सारी साफ सफाई करने में, ठीक है, पानी के अंदर घुसकर साफ सफाई करने में, प्रवाल भित्तियों की निगरानी करने में, और इन सब जगहों पर, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के रिसर्च अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाएगा। तो एक तरीके से समुद्र विज्ञान में और समुद्र की सुरक्षा में वहां के जो वो फैला है, प्रदूषण फैला है, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। सी बॉट नाम है इसका। क्या बात है, नाम है बच्चों सी बॉट, ठीक है। तो ये सारे कोरल रीफ्स को, ठीक है, कोरल रीफ्स को सुरक्षित करने में, उसकी निगरानी करने में, उसके जो है सारी उसकी जो है वो रिसर्च करने में, अनुसंधान करने में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो रक्षा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। तो ज्योग्राफी में भी इसका उपयोग हो गया बच्चों, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में भी इसका उपयोग हो गया। तो अब इसमें अगर समुद्र विज्ञान की बात की जाए या जो है आपके भूगोल की बात की जाए, तो भूगोल अध्ययन में और साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन में भी इसका उपयोग हो गया, रोबोट का उपयोग हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, चाहे भूगोल, चाहे पर्यावरण, चाहे वो हॉस्पिटल, चाहे वो क्या कहते हैं पब्लिक उसमें सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, चाहे एयरपोर्ट पर, चाहे जो है वो पुलिस में, हर जगह रोबोट्स का उपयोग हो रहा है। और सबका एग्जांपल के साथ, उदाहरण के साथ, भारतीय उदाहरण के साथ मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बता दिया। तो होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा होगा। सारे एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आया कि नहीं मजा आया? बताओ जल्दी से। इस तरीके का एग्जांपल के साथ बच्चों आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सब आप लोगों ने देख भी लिया, थैंक यू नेहा, ठीक है, सब आप लोगों ने देख भी लिया। अब आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं फीड भी हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसके बारे में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा एआई कैसे डिफाइन करें, तो मेरे प्यारे बच्चे एआई का पूरी डेफिनेशन मैंने एआई वाले नोट्स में दे दी है, ठीक है। मैंने एआई को समझा दिया था, ठीक है, एआई को समझा दिया था और एआई को खूब अच्छे से समझा दिया था। आपको अगर थोड़ा सा डाउट तो फिर से देख लीजिएगा, बाकी मैंने सारा नोट्स में दे दिया, सारी डेफिनेशन सही, सारी चीजें मैंने दे दी हैं। आपके लिए कुछ छोड़ा हुआ नहीं है, 1.001% भी नहीं। एक एक चीज मैंने आप लोगों को डिफाइन की है, एक एक चीज के नोट्स आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ सारी चीजें जितनी आपकी जरूरत है। इसके अलावा इंटरनेशनल रूप में देखें तो ये इंटरनेशनल, ये टेस्ला यानी कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उसका ये ऑप्टिमस नाम का रोबोट काफी पॉपुलर हो रहा है, काफी पॉपुलर हो रहा है ऑप्टिमस नाम का रोबोट। ये ऑप्टिमस नाम का रोबोट जो है वो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बनाया है। और ये बच्चों हर काम करता है, यानी चलता है, फिरता है, दौड़ता है, योगा करता है, ये योगा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्रेस करता है, कपड़े बुनता है, ये सारे के सारे काम करता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय रूप से ये काफी मशहूर रोबोट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक रोबोट एटलस नाम का है, ये बोस्टन डायनेमिक्स, ये भी काफी पॉपुलर हो रहा है। ये बोस्टन डायनेमिक्स नाम की कंपनी है, बोस्टन डायनेमिक्स। तो बोस्टन डायनेमिक नाम की कंपनी है, जैसे कि टेस्ला है ना, ठीक है, टेस्ला कंपनी है, उसी तरीके की बोस्टन डायनेमिक्स कंपनी है, उसने रोबोट बनाया है, नाम क्या है बच्चों? एटलस नाम का है। ये भी याद रखिएगा, ये भी मानो ह्यूमनाइड रोबोट है। अरे दिखाने के लिए किया गया है, उसको क्या जरूरत है योगा की, लेकिन मतलब दिखाने के लिए कि हर काम ये कर सकता है, कोई फायदा नहीं होगा यार। तुम लोग इतना दिमाग में, कुछ चीजें शो ऑफ के लिए भी की जाती हैं, योगा करने से वो टेंशन में आ गई ये सब, ठीक है। मतलब क्या बताया जाए, टेंशन में आ गई, योगा क्यों कर रहा है, अरे योगा से क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा, दिखा रहा है कि देखो ये कैसे कैसी कलाबाजियां कर सकता है। तुम लोग टेंशन में आ गए, योगा तो हमारा है, ये कैसे टेस्ला वाला कर रहा है। अच्छा कि लोग, तुम लोग थोड़ा सा भी चीजें नहीं समझते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये सब चीजें हम लोगों ने जान ली रोबोट्स के बारे में। अब मेरे प्यारे बच्चों, रोबोट्स के बाद एक और, रोबोट्स के बाद बच्चों ये सारी चीजें मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोगों को कंप्लीट कर दी। एक लास्ट चीज बचती है जिसको आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा, साथ ही साथ इसका इंटरनेशनल रिलेशन में भी कभी कभी इसका यूज हो जाता है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यूज होता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसको जोड़ा गया है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसकी जानकारी दे देता हूं कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेता हूं। बाकी जो है आपने इसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे नहीं तो वहां पर देख लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कई सब्जेक्ट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही कोर टॉपिक नहीं है, बल्कि ये कई टॉपिकों में ये देखा जाता है, कई चीजों में ये देखा जाता है, कई सब्जेक्ट में इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है, क्या होता है, बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या होता है, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये मैंने एक पेन है, एक पेन है, और ये पेन जो है इस बोर्ड पर लिखता है, बहुत शानदार पेन है और बहुत शानदार तरीके से ये पेन जो है इस बोर्ड पर लिखता है। तो ये जो चीज बनाई गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने बनाया है, मान लीजिए मैंने बनाया, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों कि ये पेन मैंने बनाई है, बहुत अच्छी लिखती है, बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत शानदार इनोवेशन है, मैंने बनाया है। तो क्योंकि ये पेन एक इनोवेशन है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, एक संपदा है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये संपदा है, इस संपदा को बनाया किसने है? मेरे मस्तिष्क ने, मेरी बुद्धिमत्ता ने इसको बनाया है। तो ये मेरी बौद्धिक संपदा हो गई, समझ में आ गई बात। ये पेन है, ये पेन क्या है? एक संपदा है, एक इनोवेशन है, जिसको बनाया किसने है? मैंने, यानी ये मेरी बुद्धिमत्ता से बना है, तो ये मेरी बौद्धिक संपदा हो गई। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब ये मेरी बौद्धिक संपदा हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पर अधिकार किसका है? यानी इसको
इसको खराब करने का, इसको नष्ट करने का, इसे किसी को बेच देने का, इससे पैसा कमाने का अगर अधिकार किसी को है तो वो किसका है? मेरा है। तो इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। समझ में आ गई बात? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में जब बनाई जाती है, एक एक बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जब कोई भी चीज इस दुनिया में बनाई जाती है, किसी भी चीज का आविष्कार किया जाता है, कोई नई तकनीक डेवलप की जाती है, कोई नई चीज उगाई जाती है, ठीक है, तो वो होती है संपदा, और उस पर उसके बनाने वाले या उसको खोजने वाले या उसको जो है वो उगाने वाले का अधिकार होता है, और वो अधिकार ही क्या कहलाता है? बौद्धिक संपदा का अधिकार। क्या कहलाता है बच्चों? बौद्धिक संपदा का अधिकार, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। अब बात यह होती है कि प्यारे जब क्योंकि इस पेन पर अधिकार, क्योंकि ये मेरी बौद्धिक संपदा से बना है, इस पर बौद्धिक संपदा का अधिकार मेरा है, ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो इसको फ्री में किसी को दे दूं, चाहूं तो पैसे लेकर दूं, या चाहूं तो जिंदगी भर इसका पैसा लेता रहूं, जब तक कि जिसको मैंने दिया यूज करने का उसको मैं वो जो है इसका उपयोग करता रहे और बदले में मुझे पैसा देता रहे। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। ग्लोबलाइज्ड होने का मतलब ये होता है कि ये दुनिया वैश्वीकरण की तरफ है, मतलब वैश्वीकरण पूरे धरती पर विश्व में वैश्वीकरण ग्लोबल हो चुकी है ये दुनिया। मतलब ये हो चुका है कि हर चीज इंटरनेट से जुड़ गई है, हर चीज जो है वो इंटरनेट पर से जुड़ गई है। तो मान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी का ये क्योंकि इस पर हाँ, तो अब अगर क्योंकि इस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरा है, यानी इस पर इस बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है मेरा है इस पेन पर, तो अगर मान लीजिए कोई मेरे इस जैसी कोई पेन बना लेता है, या मेरी पेन की नकल कर लेता है, या मेरी पेन की कॉपी कर लेता है और जाकर बाजार में बेचने लगता है जिससे कि मेरा नुकसान हो जाए, तो ये मेरी बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन होता है। यह होता है वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है। समझ में आ रही बात? बौद्धिक संपदा का अधिकार समझ में आ गया। बौद्धिक ये संपदा है, इसको मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से बनाया, ये बौद्धिक संपदा हो गई। किसका बौद्धिक संपदा का अधिकार है? इस पर मेरा है, क्योंकि मैंने बनाया है। और अगर इसकी कोई नकल कर लेता है, इसकी कोई कॉपी कर लेता है, इसको गलत तरीके से बेच देता है, इसको चुरा लेता है, तो ये बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये वायलेशन कहलाता है। तो मेरे बच्चों, ये पूरी दुनिया जिस तरह से ग्लोबल हो रही है, ग्लोबलाइज्ड हो रही है, उसमें ये जो चोरी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से इसको बढ़ावा मिल रहा है। लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे की तकनीक को चुरा रहे हैं, एक दूसरे की तकनीक पर दावा ठोक रहे हैं। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी इस बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन ना होने पाए, उसका वायलेशन ना होने पाए, इसके लिए दुनिया में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई जिसका खोज करता है, जिसका आविष्कार करता है, वही उस पर अपना दावा ठोक सकता है। कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता, उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसका उस तरीके की कोई नकल नहीं कर सकता। तो इसके लिए दुनिया में, यानी कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन ना होने पाए, इसका वायलेशन ना होने पाए, दुनिया में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, और इन्हीं कानूनों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार या उनसे संबंधित कानूनों के रूप में इसको जाना जाता है। तो दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन को बचाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, उन्हीं को बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित कानून कहा जाता है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई है। अब अगर ये बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई है, तो यहां पर उसी चीज को यहां पर जो है मैंने डेफिनेशन वाइज यहां पर लिख दिया। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए, बाकी सब लिखा है यहां पर मैंने डाल दिया है। तो क्या लिखा है? बौद्धिक, जो मैंने समझाई इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई कि बौद्धिक संपदा क्या होती है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं, और बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन क्या होता है, और कानून क्या होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? जल्दी बताइए, समझ में आ गई? तो जो बात मैंने यहां पर आप लोगों को बताया है मेरे प्यारे बच्चों, वही चीज यहां पर डेफिनेशन वाइज लिखी है, आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी कि बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की उपज है। दुनिया के देश कई सदियों से अपने अपने कानून बनाकर इन्हें सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। सन 1900 ठीक है कर चले आ रहे हैं। तो जो चीज मैंने यहां पर बताई वो यहां पर लिखी हुई है। अब बच्चों, इस दुनिया में सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन ना होने पाए, इन कानूनों का उल्लंघन ना होने पाए, तो उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया, जो समझौता 1995 में किया गया, और इसे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना, और उसी के तहत जब 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना, तो उसी के तहत एक समझौता हुआ जिसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन ना होने पाए, उसको सुरक्षित करने के लिए, बौद्धिक संपदा के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक समझौता हुआ, जिसे ट्रिप्स का समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ट्रिप्स के समझौते के नाम से जाना जाता है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोला जाता है? इसे ट्रिप्स कहा जाता है, या एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। बस समझ में आ रही है? तो जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश थे, जब 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना, तो विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन वाले, जो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जो देश आते थे, उन्हें ट्रिप्स का समझौता मानना पड़ा, और उसे वो मानते हैं, जिसके तहत दुनिया में किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन रोका जाता है। तो यह निर्देशित किया गया कि हर देश के अंदर और देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं जिससे कि बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा के मेरे प्यारे बच्चों अधिकारों का हनन ना होने पाए, इसके लिए एक स्ट्रिक्ट कानून देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय रूप से बनाए जाए। इस चीज को निर्देशित करने वाला जो समझौता बनाया गया, उसका नाम क्या था बच्चों? ट्रिप्स। और ये ट्रिप्स किसने बनाया? डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। और इसको मानते कौन है? इसको मानते हैं जितने भी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं, सब इस समझौते को मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मानते हैं। अब इसके तहत कौन कौन सी चीजें सुरक्षित की जाती हैं? बौद्धिक संपदा के अधिकारों में कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत सुरक्षित की जाती हैं, मतलब कौन सी चीज किस अंतर्गत आती है? जैसे आप लोगों ने सोचा होगा कि हम कॉपीराइट दे देंगे, आपने सुना होगा हम इसका पेटेंट करा लिया, लेकिन हर चीज, कोई भी अगर आपने कोई भी चीज बनाई है,
कोई चीज भी आपने क्रिएट करी है तो उसको आप हर कैटेगरी में नहीं कह सकते, उसका हर चीज का कॉपीराइट नहीं होता, हर चीज का जो है पेटेंट नहीं होता, बल्कि कुछ चीजों कोई चीज अगर आपने क्रिएट की है, बनाई है, उपजाई है, तो उसका उसके तहत जो है वो कॉपी उसका जो है वो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सुरक्षित किया जाता है, बौद्धिक संपदा को सुरक्षित किया जाता है। उसमें जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों कोई किताब लिखी है, कोई चित्रकला बनाई है, कोई मूर्ति कला बनाई है, कोई सिनेमा बनाया है, कोई संगीत बनाया है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, कोई डेटा है, कोई विज्ञापन है, ठीक है, कोई मानचित्र बनाया है, कोई तकनीकी चित्रांकन किया है, अगर ये कोई चीज आपने की है, कोई नई चीज कोई लिखी है, कोई म्यूजिक बनाया है, कुछ भी ऐसा कुछ किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चों, ये सारी चीजें आप जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि मैंने ये गाना गाया है या मैंने किताब लिखी है, तो उस चीज को गवर्नमेंट सुरक्षित करती है कि ये आपकी ही बनी चीज है, इसका कोई नकल नहीं कर सकता, इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कॉपीराइट के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो याद रखिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के कई प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धिक संपदा अधिकारों जो अधिकार होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं। बौद्धिक संपदा क्या होती है तो बात आपको समझ में आ गई। बौद्धिक संपदा अधिकारों के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार कॉपीराइट होता है। अगर कोई इंसान किताब लिखता है, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र, ये सब बनाता है, क्रिएट करता है, तो उसको कॉपीराइट के अंतर्गत अपनी बौद्धिक संपदा के अधिकारों को सुरक्षित करता है, यानी इसी के अंतर्गत वो रजिस्टर कराएगा। रजिस्टर कराने के बाद उसकी चीजों की कॉपी नहीं की जा सकती। अगर कोई कॉपी करता है तो उसके खिलाफ कानून जो है काम करेगा। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों कोई आविष्कार करते हैं, कोई आविष्कार करता है, कोई मशीन बनाते हैं, ठीक है, कोई मशीन बनाते हैं, तो अगर कोई आविष्कार करते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, कोई दवा, ठीक है, दवा बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, तो याद रखिएगा, ये अगर कोई चीज करते हैं, कोई दवा बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, कोई आविष्कार करते हैं, तो आपकी बौद्धिक संपदा जो अधिकार होंगे वो सुरक्षित होंगे पेटेंट के अंतर्गत। क्या, जिसके अंतर्गत बच्चों? पेटेंट के अंतर्गत। यानी दवा का पेटेंट होता है, मशीन का पेटेंट होता है, कोई आविष्कार आपने किया तो उसका पेटेंट होता है। तो आपने किताबें लिखी तो वो कॉपीराइट के अंतर्गत सुरक्षित होंगी, और अगर आपने दवा, मशीन, आविष्कार किया तो पेटेंट के अंतर्गत सुरक्षित होंगी। अगर मान लीजिए कोई डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, कोई चित्र, कोई चिन्ह बनाते हैं, मान लीजिए पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू का डिजाइन ये हो गया, तो अगर ये डिजाइन हो गया, तो अगर कोई चित्र जो एक कंपनी को दर्शाए, ठीक है, क्या करे बच्चों, तो ये किसी कंपनी को दर्शाए, ये लोगो है, ये जो लोगो आप देख रहे हैं ना पीडब्ल्यू का, तो पीडब्ल्यू का लोगो है, तो अगर ये किसी कंपनी को दर्शाए, किसी फैक्ट्री को दर्शाए, किसी उत्पाद को दर्शाए, तो और ये आपका निजी है, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, तो इसको रजिस्टर कराएंगे ट्रेडमार्क के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बच्चों? ट्रेडमार्क के अंतर्गत। तो एक ऐसा चिन्ह जो आपकी कंपनी को, आपकी फैक्ट्री को, आपके उत्पाद को एक नाम देता है, एक दर्शाता है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये फिजिक्स वाला है, तो एक्जैक्टली इसको ट्रेडमार्क के अंतर्गत जो है आप इसको सुरक्षित करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कोई भी अगर आप फैक्ट्री, कोई भी औद्योगिक डिजाइन बनाते हैं, कोई ऐसा जो है डिजाइन बनाते हैं जो उद्योगों में काम आता है, फैक्ट्रीज में काम आता है, ठीक है, फैक्ट्री के उत्पादों में काम आता है, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत जो है इसको रजिस्टर कराएंगे। तो ये आपकी जो बौद्धिक संपदा है वो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर औद्योगिक डिजाइन के अंतर्गत इसको डिजाइन होगा। इसके अलावा कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे मान लीजिए कि बनारस की साड़ी है, ठीक है, बनारस की जो रेशमी साड़ी होती है, बनारस की साड़ी है, या फिर आप लोग कह लेते हैं कि जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है वो लाल चींटी की चटनी है, ठीक है, चींटी की चटनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है मान लीजिए आगरा का पेठा है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पैदा होता है, ठीक है, या बनाया जाता है, या उसको वहां के लोग बनाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में ही बनाया जाता है, पर्टिकुलर एरिया में ही पैदा होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारा जो बौद्धिक संपदा के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है बच्चों भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत, जिसे जीआई बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत इसको सुरक्षित किया जाता है। तो मतलब अगर मान लीजिए आगरा का पेठा है, तो आगरा के पेठे को, क्योंकि आगरा में ही बनता है, उसे कोई और देश और मथुरा वाले ना बना पाए, मथुरा का पेड़ा मथुरा में ही बने, ठीक है, वहां से आगरा वाले ना बनाने पाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जीआई के अंतर्गत क्या होता है जो है वो रजिस्टर कराया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत इसको भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत जो है इसको रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो मतलब उस भौगोलिक मूल स्थान को यह दर्शाता है कि कहां का ये है। जैसे कि आप लोग तिरुपति के लड्डू हैं, कश्मीरी केसर है, कश्मीरी पश्मीना है, ये सब जीआई टैग इसको दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग के अंतर्गत मतलब अगर मैंने दे दिया गया कि भैया अगर तिरुपति के लड्डू जो है वो जीआई टैग दे दिया गया, तो फिर तिरुपति में ही वो बनेगा, कोई उसकी नकल नहीं कर पाएगा। अगर नकल करके अगर तिरुपति के लड्डू के नाम से वो बेचेगा बाहर, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समझ में आ रही बच्चों? तो ये सारी चीजें तो इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। इसी के अलावा अगर कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाई जाती है, कंप्यूटर पर कोई चिप बनाई जाती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक पर सर्किट बनाई जाती है, तो कंप्यूटर चिप और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर बनाई जाती है, तो इसको जो रजिस्टर्ड कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट के अंतर्गत कराते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंतर्गत कराते हैं। तो कोई भी अगर आप सेमीकंडक्टर या कोई कंप्यूटर चिप या कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, तो यहां से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको रजिस्टर कहां कराएंगे? इसका आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, पेटेंट नहीं मिलेगा, बल्कि इसको एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट के अंतर्गत इसको रजिस्टर कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों ये प्रकार होता है। तो बौद्धिक संपदा क्या होती है, बौद्धिक संपदा के अधिकार क्या होते हैं, हनन क्या होता है, और उसके अधिकार और उसके जो है कानून क्या होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद ये बौद्धिक संपदा के जो अधिकार होते हैं, इनके प्रारूप यानी इनका रूप क्या क्या होता है, किसके अंतर्गत आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों बताया, जिसमें आपने कॉपीराइट देखा, पेटेंट के अंतर्गत, ट्रेडमार्क के अंतर्गत, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, एकीकृत सर्किट, इन सब के अंतर्गत इसको दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार की अगर बात की जाए बच्चों, तो भारत सरकार ने भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन रोकने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 बनाया, जिसमें भारत में और इसको अपनाया गया है भारत में भी ये कहा गया कि भैया हम भी जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन रोकेंगे। और भारत में 2016 में एक नीति बनाई गई है, ठीक है, नीति जिसका नाम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का हनन रोका जा रहा है। और इस नीति का जो क्रिएटिव वाक्य है वो है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। क्या नाम रखा गया मेरे प्यारे बच्चों? क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया। सिर्फ 10 मिनट रुक जाइए, इसके बाद छोड़ दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, तो क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति बनाई गई, कब बनाई गई? 2016 में बनाई गई। और इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया रखा गया है। ठीक है, इनोवेटिव इंडिया रखा गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी, जैसे भारत
भारत में 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति अपनाई, उसी के तहत हमने भारत में कानून बनाए हैं, उसी के अंतर्गत सारी चीजों को रखा जा रहा है, सारी चीजों को बनाया जा रहा है, सारी चीजों को सुरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, सुरक्षित किया जा रहा है। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय रूप में बहुत सारा जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और इस कानूनों के तहत बहुत सारा काम किया जाता है। तो भारत में तो जो काम हो रहा है वो किसके अंतर्गत हो रहा है? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के तहत हो रहा है। ये ट्रिप्स के समझौते के तहत बनाई गई है मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय रूप से कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे हैं या ऐसे वो हैं, क्या बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो है वो कानून बनाए गए हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। जैसे एक है औद्योगिक संपदा के संरक्षण से जुड़ा है पेरिस कन्वेंशन 1883, यानी इसके अंतर्गत ट्रेडमार्क को, औद्योगिक डिजाइन को और किसी भी आविष्कार के पेटेंट को सुरक्षित किया जाता है। यानी दुनिया में एक सहमति, एक पेरिस कन्वेंशन किया गया और ये पेरिस कन्वेंशन में ये कहा गया कि कोई भी ट्रेडमार्क बनाया जाता है, औद्योगिक डिजाइन या आविष्कार किया जाता है, तो उसको सुरक्षित जो किया जाएगा ये अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत किया जाएगा और उस अंतरराष्ट्रीय समझौते को पेरिस कन्वेंशन कहा जाता है जो 1883 में किया गया। इसके अलावा जैसे आप कोई कथा लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, गाना लिखते हैं, ओपेरा लिखते हैं, संगीत बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, कोई चित्रकला बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको जो संरक्षित करने का कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, उसे बर्न कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो बर्न कन्वेंशन किसके लिए किया गया था? साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण करने के लिए। यानी इसमें अंतरराष्ट्रीय, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता जो कि किसी भी साहित्यिक काम या कलात्मक कामों को संरक्षित करता है, उसे बर्न कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 1886 एक संधि हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसका नाम था मराकेश संधि। मराकेश संधि क्या थी बच्चों? उसमें यह कहा गया था अगर कोई किताब आप लिखते हैं और वो किताब अगर ब्रेल लिपि में छाप दी जाती है। ब्रेल लिपि क्या होती है? जिससे कि जो नेत्रहीन लोग होते हैं, जो दृश्य बाधित लोग होते हैं, जो नेत्रहीन और जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको उनके पढ़ने के लिए एक लिपि बनाई गई, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, जिसको छू छू कर वो चीजों को समझकर और पढ़ते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ये कहा गया है मराकेश संधि के अंतर्गत कि अगर कोई इंसान कोई किताब लिखता है और उसका, ठीक है, उसका जो है उसको ब्रेल लिपि में छापा जाता है, तो ये उसके कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब मैं किताब लिखता हूं और किसी ने मेरे बिना परमिशन के उस किताब को ब्रेल लिपि में छाप दिया, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आपको कॉपीराइट का कानून वहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेशली नेत्रहीन लोगों के लिए लिखी गई है किताब और इसके लिए आप कॉपीराइट कानून इस पर लागू नहीं होगा, कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मराकेश संधि 2013 में यही कहती है कि इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश बन गया। भारत क्या बन गया बच्चों? पहला देश बन गया। ठीक है, एक ये चीज हो गई, तो ये भी बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक संधि है बुडापेस्ट संधि। इसमें पेटेंट, इसमें ये जो है सूक्ष्म जीवों के भंडारण, यानी कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, अगर कहीं पर आप उससे जुड़ा हुआ कोई वो करते हैं, मतलब उसको भंडारित करके उसका जो है वो उपयोग करते हैं, उसे कोई दवा बनाते हैं, उसका भंडारण करने के लिए उसे कोई टॉक्सिन, उसे जहर बना रहे हैं, तो उनसे संबंधित एक कानून बनाया गया बुडापेस्ट संधि के अंतर्गत कि भाई आप इसको पेटेंट प्रक्रिया तो करोगे, लेकिन जो है वो अंतरराष्ट्रीय मान्यता, मतलब इसको आपको अंतरराष्ट्रीय मान्यता लेनी पड़ेगी। तो सूक्ष्म जीवों के भंडारण से जुड़ा हुआ एक पेटेंट प्रक्रिया के तहत जो है एक संधि की गई, जिसका नाम बुडापेस्ट संधि था। तो ओवरऑल बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा क्या होती है, बौद्धिक संपदा के अधिकार क्या होते हैं, उनका हनन कैसे हो, हनन का क्या मतलब होता है, फिर इन हनन को रोकने के लिए किस तरीके का कानून ट्रिप्स बनाया गया, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बनाया गया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत जो है इन जो बौद्धिक संपदा के अधिकार होते हैं, इनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, उनके अंतर्गत क्या रखा जाता है, राष्ट्रीय नीति भारत की कौन सी है और अंतरराष्ट्रीय समझौते कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैंने मेरे प्यारे बच्चों बताया। होप कि ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने जो शुरुआत करी थी वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से शुरू की थी। स्पेस टेक्नोलॉजी से बढ़ते हुए हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी, हमने जो है वो